बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पेपर 2 के अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी साहित्य का होता है बीए थर्ड ईयर में अर्थात बीए लास्ट ईयर में या बीए फाइनल ईयर में जो आपका हिंदी साहित्य का पेपर 2 होता है उसका नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तो किसी किसी विश्वविद्यालय में पेपर 2 में ही रख दिया, मतलब कि बीए द्वितीय वर्ष में ही हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास को पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब जो है जो नए हमारे छात्र छात्राएं आएंगे उनको जो है लगभग नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और सेकंड सेमेस्टर में आएंगे उनके हिसाब उनका सिलेबस सभी का लगभग बदला हुआ होगा। लेकिन जो अभी फिलहाल जो सिलेबस पुराना ही था और उसी के अनुरूप ही पेपर आपका होना है। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास आपको बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पेपर 2 के अंतर्गत अधिकतर विश्वविद्यालय में पढ़ना होता है। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास जो भी आपके पेपर का नाम होगा, तो आपको अगर पता है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, तो आपके पेपर का अगर नाम ये है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना है। यहीं से प्रश्न आएंगे और लगभग लगभग सारे के सारे प्रश्न इसी मॉडल पेपर से फंसाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम बहुत सारे प्रश्न जो है प्रश्नों को बताने का प्रयास, उसके उत्तर को भी बताने का प्रयास साथ ही साथ करते रहेंगे। तो सॉल्व मॉडल पेपर होगा एक प्रकार से 2022 का। 2022 की परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की ये श्रृंखला है। ओके, इसी प्रकार से पेपर 1 की वीडियो मैं दे दूंगा, उसके बाद में पेपर 3 की भी वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। ओके, चलिए हम समझते हैं भाई कि आखिरकार हिंदी साहित्य का जो तृतीय वर्ष में अगर आपने हिंदी साहित्य लिया है तो उसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा आपका वो मॉडल पेपर, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 2022-23 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास आपके पेपर का नाम है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जो है 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा है और 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। तो 10 अति लघु उत्तरीय आपके अनिवार्य होते करने से 10 में से इनमें से आपको 5 ही करना होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके दिया होता है और ये 5 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। तो ये मॉडल पेपर का एक प्रकार से थीम है जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये खंड आ, पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। इनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्न यहाँ पर आपको करने अनिवार्य हो कि ये खंड आ है। आइए हम बात कर लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न आपके समक्ष देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। क्या प्रश्न है? राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। एक बात आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही जरूरी बात है, और जब भी आप हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप भाषा शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो हिंदी बोलियों को हम लोग कितनी दृष्टि में मतलब बांटते हैं, तो 5 भागों में हम लोग बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई? 5 भागों में बांटते हैं हम हिंदी भाषा शास्त्र की दृष्टि से। पहली हिंदी है आपकी कौन सी? पहली हिंदी है आपकी पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को मतलब पहली पश्चिमी, दूसरी आपकी कौन सी है? पूर्वी हिंदी, और तीसरी आपकी कौन सी है? बिहारी हिंदी। चौथी कौन सी है भाई? आपकी राजस्थानी हिंदी, और पांचवी है आपकी पहाड़ी हिंदी। ओके, अब इसमें जो आपकी पहली हमने बताई पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। एक है बांगरू, दूसरी है खड़ी बोली, तीसरी है कन्नौजी, चौथी है ब्रजभाषा और छठवीं आपकी मतलब 5वीं है बुंदेली। ओके, तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां भाई? 5 बोलियां, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। जबकि जो दूसरा हमने आपको बताया पूर्वी बोलियां, जो पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 ही है। क्या? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 है। जबकि जो बिहारी हिंदी हमने बताई उसके भी 3 खंड हैं, 3 ही भाग हैं। बिहारी में आप 3 प्रकार की भाषाओं को देखते हैं, एक मैथिली होती है और एक मगही होती है और भोजपुरी। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, तो ये 3 होती है किसमें? बिहारी हिंदी में। चौथा हमने बताया था आपको राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां भाई? 4 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी की भी। और उस 4 बोलियों की बात की जाए, पहली है आपकी जयपुरी, दूसरी मेवाती, तीसरी मालवी और चौथी क्या है? मेवाड़ी, जिसको पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान की 4 बोलियां। और जो हमने 5वीं बताई पहाड़ी बोलियां, पहाड़ी बोलियों को भी हम एक प्रकार से 2 कैटेगराइजेशन में करते हैं। 2, एक तो भाई मध्य पहाड़ी, अर्थात जिसको मध्य पहाड़ी वाली जो है बोलियों को हम मध्य पहाड़ी में जो बोलियां बोली जाती हैं उसमें कुमायूनी होती है आपकी, 2 होती है मध्य पहाड़ी में। एक कुमायूनी बोली जाती है और एक गढ़वाली बोली जाती है। तो कुमायूनी और गढ़वाली जो है ये इसी के अंतर्गत है। इसके साथ ही साथ पूर्वी पहाड़ी एक है, तो पूर्वी पहाड़ी जो है उसी को नेपाली बोली भी कहा जाता है या नेपाली भाषा। तो ये एक प्रकार से भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी बोलियों का एक प्रकार से। तो आगे हम समझते हैं, हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि जो पहाड़ी बोली है उसमें 2 होती हैं, एक मध्य पहाड़ी में बोली जाती है और एक पूर्वी पहाड़ी में बोली जाती है। तो जो मध्य पहाड़ी में बोली जाती है उसमें आपकी कौन सी होती है भाई? उसमें कुमायूनी और गढ़वाली, ये दोनों आ जाती हैं।
जबकि हमने आपको बताया जो पूर्वी पहाड़ी में होती है, पूर्वी पहाड़ी बोली जिसको कहते हैं, उसी को नेपाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुल मिलाकर के आपके भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी की बोलियां थी जो हमने आपको बता दी। जबकि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर चटर्जी ने जो है आर्य भाषा जो परिवार है उसमें आर्य भाषा का वर्गीकरण किया है, और इस वर्गीकरण को अमान्य करते हुए डॉक्टर हरदेव बाहरी ने हिंदी बोलियों का सर्वाधिक उपयुक्त विवरण प्रस्तुत करा है। उसमें आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो ये एक प्रकार से ये तो विवरण था ही जो हमने आपको बताया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हिंदी भाषा शास्त्र की दृष्टि से था और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन चटर्जी के द्वारा जो है ये बताया गया है। और तो इसको अमान्य किया किसने? डॉक्टर हरदेव बहारी ने। और हरदेव बहारी की बात की जाए तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने हिंदी साहित्य की बोलियों को, मतलब हिंदी की जो बोलियां हैं उनको जो है अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास किया और बताया। कैसे बताया? इन्होंने कहा कि जो है का खा दो वर्गों में बांटा, एक पूर्वी खंड की बोलियां हैं और एक पश्चिमी खंड की बोलियां हैं। तो जो का दो खंडों में बांटा, पहला का और दूसरा का भाई खा, ये किसने बांटा है? डॉक्टर हरदेव बहारी ने बांटा है। तो का में इन्होंने किसको रखा भाई? का में इन्होंने कहा का वाली चीज को पूर्वी खंड, क्या कहा? पूर्वी खंड। और इसको कौन सा खंड कहा? पश्चिमी खंड कहा। अब इसमें समझिएगा, अभी पूरा का पूरा बोलियां आ जाएंगी आपकी। तो जो पूर्वी खंड है उसमें इन्होंने दो बोलियों को रखा। कौन सी? तो पूर्वी खंड में इन्होंने दो बोलियों को रखा, एक पूर्वी हिंदी रखा, पूर्वी मतलब हिंदी को रखा, और एक किसको रखा भाई? बिहारी हिंदी को। पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी में खास करके हमने आपको बताया था बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में किसको रखा भाई? बिहारी हिंदी में, बहुत ध्यान समझिएगा चूंकि ये एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय का उत्तर बन सकता है कि भाषा की दृष्टि से हिंदी की बोलियों का नामोल्लेख कीजिए विभिन्न विद्वानों के अनुसार, तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो पूर्वी हिंदी में इन्होंने कितना खंड किया? 3 खंड बताया, एक बघेली, एक अवधी, एक छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी में। जबकि बात की जाए बिहारी हिंदी में इन्होंने 3 बताया, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और यही बात जो है जॉर्ज ग्रियर्सन और चटर्जी ने भी बताया था, काल विभाजन किया था, मतलब उसका जो है बोलियों को बांटा था, काल विभाजन बोला हूँ, बोलियों का कैटेगराइजेशन किया था, वर्गीकरण करा था। ठीक, उसके बाद में तो उन्होंने का वर्ग में रखा इसको। उसके बाद में जो खा वर्ग आता है, खा वर्ग में इन्होंने पश्चिमी हिंदी की बोलियों को रखा, राजस्थानी हिंदी की बोलियों को रखा और पहाड़ी हिंदी की बोलियों को रखा। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी में इन्होंने कौन कौन सी बोली रखी। तो पश्चिमी हिंदी में इन्होंने 6 बोलियों को बताया, जबकि वहीं पश्चिमी हिंदी में आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों को बताया था जो है भाषा शास्त्र की दृष्टि से, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली, हमने अभी अभी आपको बताया। जबकि जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां, और 6 बोलियां कौन कौन सी? पहली कौरवी, दूसरी हरियाणवी, तीसरी दक्षिणी, चौथी ब्रजभाषा, 5वीं बुंदेली और 6वीं आपकी कौन हो गई? कन्नौजी हो गई। उसमें कौन कौन सी थी आपकी? बांगरू थी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी, ब्रजभाषा थी, बुंदेली थी। इसमें 6 हो गई आपकी। एक इसमें कौन सी बड़ी भाई? कौरवी जो है इसमें आ गई, और उसके बाद में हरियाणवी। तो कहीं ना कहीं पे उसमें जो आपकी बांगरू कही जाती है उसी को इसमें से जो है कोई भाषा बोली जाती है। तो ये पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियों को बताया डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। जबकि जो दूसरी बोलियां इन्होंने बताई है राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी हिंदी की इन्होंने 4 बोलियां बताई। राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां बताई भाई? 4 ही बोलियां बताई, एक मारवाड़ी, एक जयपुरी, एक मेवाती और एक आपकी मालवी। तो क्या क्या राजस्थानी हिंदी की बोलियां? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और जो पहाड़ी हिंदी हैं उन्होंने 2 बाटा की पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां खास करके, एक कुमायूनी, एक गढ़वाली। ओके, ये इन्होंने बताया। किसने बताया? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। और ये मान्य मत भी है आपका। तो जो है इसका उत्तर मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा विस्तार से। हालांकि एक वीडियो मेरी भाषा शास्त्र की पड़ी हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें हमने इस बोलियों का कैटेगराइजेशन अच्छे तरीके से किया है। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपसे प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। प्रमुख बोली, अब राजस्थानी हिंदी की बोलियों को आपको बता दें तो राजस्थानी हिंदी में एक पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो राजस्थानी हिंदी बोली जाती है उसको हम मारवाड़ी कहते हैं। पश्चिमी, ध्यान सुनिएगा, पश्चिमी राजस्थानी बोली को मारवाड़ी कहा जाता है। दूसरी बात क्या है? पहली हो गई आपकी पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी कहते हैं। दूसरी बोली कौन सी हो गई भाई? दूसरी बोली हो गई उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी एरिया में बोली जाती है उसको उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा मतलब बोली के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? खास करके उसको मेवाती के नाम से जानते हैं। किसको? उसको हम मेवाती कहते हैं। ओके, मेवाती। और पहली कौन सी होगी? पश्चिमी हिंदी को मारवाड़ी कहा जाता है। ठीक, तो ये मारवाड़ी हो गई पश्चिमी। दूसरी कौन सी होगी आपकी? मेवाती हो गई। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी को मेवाती कहा जाता है। और तीसरी कौन सी बोली हो गई भाई? तीसरी जो बोली हो गई इसकी,
तीसरी बोली हो गई मध्य पूर्वी, अर्थात मध्य और पूर्वी वाले जो एरियाज हैं उसमें राजस्थानी जो बोली जाती है, तो राजस्थान की वह बोली जो कि राजस्थान के मध्य और पूर्वी इलाकों में बोली जाती है उसको मध्य पूर्वी राजस्थानी अर्थात उसी को जयपुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? उसी को जयपुरी बोला जाता है। और जो चौथी बोली होती है राजस्थान की उसको दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी अर्थात दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जो बोली जाती है उसको क्या कहते हैं भाई? दक्षिणी पूर्वी एरिया में जो बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा है उसको मालवी के नाम से जाना जाता है। किसको? मालवी के नाम से जाना जाता है। किसको भाई? मालवी के नाम से जाना जाता है। और जो पांचवी आपकी बोली होती है राजस्थानी की उसको क्या भाई? पांचवी जो बोली है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, उसको दक्षिणी राजस्थानी इसीलिए कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी बोली। और दक्षिणी राजस्थानी को खास करके एक नया नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या भाई? निमाड़ी। कौन सी बोली? निमाड़ी बोली। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का एक प्रकार से अगर सामान्य परिचय आपसे पूछे, क्या लिखेंगे कि राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं। पहला आप हेडिंग डालेंगे, पहला लिखेंगे पश्चिमी राजस्थानी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा या लिख दीजिएगा पश्चिमी राजस्थानी को, इसे मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। ठीक। दूसरा बोली लिखेंगे आप उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ये भाषा कहाँ पर बोली जाती भाई? ये भाषा जो है एक प्रकार से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में बोली जाती है और इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम क्या भाई? वो नाम क्या है? मेवाती आपका। तीसरा आप बता देंगे क्या? मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी ये जो है राजस्थान के मध्य इलाकों में और पूर्वी इलाकों में खास करके जो है बोली जाती है, जिसको जयपुरी के नाम से जाना जाता है। ओके। और चौथी आप बता देंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, राजस्थान के दक्षिण पूर्व इलाकों में बोली जाती है राजस्थानी, तो उसको मालवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी को मालवी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी राजस्थानी जो भाषा है आपकी बोली है कौन सी? पांचवी है दक्षिणी राजस्थानी, और जो दक्षिण में खास करके सुदूर दक्षिणी इलाकों में राजस्थान की बोली जाती है उसको निमाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 बोलियां थी राजस्थानी हिंदी की, तो ये हमने आपको बता दी। ओके। आपसे पूछे पश्चिमी हिंदी की बोलियां बताएं तो क्या बताएंगे? पश्चिमी हिंदी में आप बता दीजिएगा बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। ठीक है, हरियाणवी भी बोल देते हैं, तो 5 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 आपका मान्य है। बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली याद रखिएगा। ओके। आपसे पूर्वी हिंदी की बोलियां पूछे 3 ही, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा बड़े ध्यान से, अच्छी चीजें हैं। बैसवाड़ी, अवधी को ही बैसवाड़ी की उपबोली माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है भाई? तो धीरेन्द्र वर्मा की रचना, बड़ी फेमस रचना है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। भारोपीय भाषा परिवार के कितने वर्ग हैं आपसे पूछे तो आप बताएंगे जो है 2 वर्ग हैं, एक केतुम, एक सतम। क्या? केतुम और सतम भारोपीय भाषा परिवार के कितने जो है ये वर्ग होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। मैथिली, आपसे जो मैथिली बोली है जो है अवधी मतलब कि मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो जो मैथिली बोली है इसकी भी कई उपबोलियां हैं। जैसे मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है और इसकी 6 उपबोलियां हैं। पहली है उत्तरी मैथिली, दूसरी है दक्षिणी मैथिली, तीसरी पूर्वी और चौथी पश्चिमी। तो 4 दिशाएं हो गई। उसके बाद में जो है छीका छकी एक है और जोलहा, छीका छकी और जोलहा, मतलब ये 2 बोलियां जो है एक प्रकार से इसमें बढ़ोतरी कर लेती हैं मैथिली में। तो मैथिली की 6 उपबोलियां भी हैं। तो पहले 4 दिशाओं को दे लीजिए, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आपकी ये 4 बोली हो गई आपकी। ठीक, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये आपकी 4 बोली हो गई। मैथिली, मैथिली पीछे लगा दीजिएगा और उसके बाद में एक लिख दीजिएगा छीका छकी और दूसरी जोलहा। तो ये बोलियां हो गई किसकी? तो मैथिली की। इसी प्रकार से अन्य की भी बोलियां हैं लेकिन ज़्यादा खास करके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये जो हमने बताया यही पहले प्रश्न का उत्तर था। और हमने इसी के साथ साथ एक प्रश्न और इसमें हमने रखा होगा, उसका भी उत्तर हमने समझा दिया। वो प्रश्न आपका कौन सा है भाई? वो प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पर देखेंगे। दूसरा नंबर की भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी की बोलियों का नाम उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका हमने शुरुआत में ही उत्तर आपको अभी भी समझा दिया है। तो जो भी उत्तर होगा मतलब कि जो हमने बताया वही उत्तर उसमें भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही फेमस प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है कि निर्गुण भक्ति शाखा, क्या? निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। अब आपको बता दें यहाँ पर कि निर्गुण भक्ति धारा है कौन सी। आपको बता दें कि जो भक्ति काव्य है हिंदी साहित्य में, जो भक्ति काल है आपका,
हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसको विद्वानों ने दो भागों में बांटा। पहला कौन सा भाई? पहला आपका निर्गुण भक्ति शाखा, और दूसरी कौन सी भाई? पहला आपका निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा कौन सी होगी आपकी? सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण जो भक्ति शाखा है इसके भी दो खंड है आपके, निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो खंड है और सगुण भक्ति शाखा के भी दो खंड है। निर्गुण में आप देखेंगे तो एक सूफी काव्य धारा हो जाती है और एक मतलब कि एक प्रेम मार्गी शाखा और एक ज्ञान मार्गी शाखा, और जबकि जो यहाँ पर सगुण भक्ति है इसमें एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा हो जाती है। तो ये भक्ति काल का एक प्रकार से कैटेगराइजेशन था जो हमने आपको बता दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी, और पहले कौन सी आई? निर्गुण भक्ति धारा भी आई है हिंदी साहित्य में, चूंकि कबीर दास जो है ये हो गए, मलुक दास, ये सब। तो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी में खास करके कबीर का नाम महत्वपूर्ण आता है। तो ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो कबीर आपको पता होगा, लेकिन और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो कि ज्ञान मार्गी शाखा से संबंध रखते हैं निर्गुण काव्य धारा के। अब मैं आपको बता रहा हूँ उनके एक एक करके नाम। जैसे इसमें आपके बहुत सारे लोग हो गए, जो है दादू दयाल हो गए, मलुक दास, नानक, संत रैदास, प्राणदास, चरणदास, कबीर, नामदेव, ये सब होते हैं। अब इनको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक एक कवि का नाम लिखिएगा, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा, एक एक कवि का नाम लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा आता है, और उनकी रचनाओं को लिख लीजिएगा। ओके, पहला नाम लिखिएगा भाई, पहला नाम लिखिएगा नामदेव। पहला नाम क्या लिखेंगे भाई? नामदेव। हमारे साथ लिखिए, पहला नाम क्या है? नामदेव। नामदेव नाम लिख लीजिएगा। नामदेव की रचना कौन सी भाई? नामदेव के पद। नामदेव के पद जो है इनकी एक रचना है, और यही रचना जो है इनकी फेमस है। तो आप लिखेंगे पहली नामदेव, और मतलब रचनाएं इनकी रचनाओं में लिखेंगे नामदेव के पद लिख लीजिएगा, चूंकि पूछा क्या गया है आपसे? निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो एक एक मतलब एक कवि का नाम लिखेंगे तो उसके सामने उसकी एक रचना का नाम लिख दीजिएगा। ओके, पहले हमने आपको बता दिया नामदेव। दूसरे का भाई कौन से हैं आपके? दूसरे हैं आपके कबीर। तो कबीर की बात की जाए तो कबीर की रचना कौन सी फेमस? कबीर की एक ही रचना आपकी है साखी, मतलब कि कबीर की रचना कौन सी है? बीजक। तो बीजक जो है बाणियों का संग्रह किसके? कबीर के, और इसमें इसके तीन खंड है, साखी, सबद और रामायणी। क्या? साखी, सबद और रामायणी। तो ये इसको आप लिख दीजिएगा। तीसरे कवि कौन से हैं आपके भाई? तीसरे कवि होते हैं आपके निर्गुण भक्तिधारा के ज्ञान मार्गी की तरफ के हैं। तीसरे कौन से आपके? तीसरे हैं धर्मदास। कौन है भाई? तीसरे हैं आपके धर्मदास। धर्मदास की बात की है, इनकी कौन सी रचना फेमस है आपकी? पदों की रचना इन्होंने करी है। किसकी? कुछ पदों की, फुटकल पद हैं इनके, तो पदों की रचना इन्होंने करी। किसने? धर्मदास ने पदों की रचना करी है। तो आप लोग लिख दीजिए पदों की रचना। ओके, ये रचना है किसकी? पदों की रचना कौन सी, किसकी रचना है? धर्मदास की है। चौथे कवि लिख लीजिएगा भाई ज्ञान मार्गी शाखा के। चौथे कवि हैं आपके दादू दयाल। क्या नाम है उनका? दादू दयाल नाम है। क्या नाम है भाई? दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल इनका नाम है। दादू दयाल की रचना कौन सी है? एक रचना लिख दीजिएगा इनकी अंगबद्ध। कौन सी रचना लिखेंगे भाई? अंगबद्ध रचना लिख दीजिएगा, अंगबद्ध। अंगबद्ध इनकी रचना है। और इसी की एक रचना और ध्यान में आ रही मेरे, वो रचना है आपकी हरडेवाड़ी। हरडेवाड़ी भी जो है इनकी रचना है, दादू दयाल की बड़ी फेमस रचना है। मतलब कि ज़्यादा फेमस नहीं है, आप लोग शायद ना जानते हो उसको, लेकिन आप जान लीजिए हरडेवाड़ी और अंगबद्ध, ये दोनों लिख लीजिएगा दादू दयाल की। ओके, पांचवें कवि जो हैं खास करके ज्ञान मार्गी शाखा के, पांचवें कवि का नाम लिखिएगा भाई, वो है सुंदरदास। क्या नाम है भाई? सुंदरदास। बड़े फेमस कवि जो है रहे हैं खास करके सुंदरदास। तो सुंदरदास की रचनाओं को देखेंगे। सुंदरदास की रचना कौन सी फेमस है भाई? सुंदरदास की रचना है कि सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास। इनके नाम में सुंदर सुंदर लगा हुआ होगा। सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास अथवा सवैया। क्या? सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास अथवा सवैया जो है ये रचना अच्छी है, इनकी तीनों रचनाएं हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। छठवा आप क्या लिख सकते हैं भाई? छठवा लिख दीजिएगा छठवें कवि के। बस 5 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं और आपको बता दूं ताकि आपसे अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछे या लघु उत्तरीय में पूछे तो भी आप आसानी से कर सके। एक मात्र वीडियो आप देख लीजिएगा, बाकी आपका काम तमाम हो जाएगा। दो मतलब काम तमाम कहने का मतलब है आपका पेपर निकल जाएगा एक ही वीडियो से। लेकिन आप लोग लगातार इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और भी वीडियो जो आएगी उसको भी देख लीजिएगा। बाकी तो ये आपका सफिशियंट है, पास हो जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा अंक प्राप्त करने तो आपको और कुछ जो है पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सफिशियंट क्या, अगर इसकी जितनी भी हमने बातें बता दी, अगर इसको पूरा का पूरा आपने ध्यान में रख लिया, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और टॉप भी कर सकते हो मात्र एक वीडियो से। ये आपका हो सकता है। अब खुदा ना खास्ता आपका एक आध प्रश्न ना आए, बाकी सारे के सारे प्रश्न आपके फंसेंगे। ओके, अगला भाई छठवें कवि का नाम क्या है? मलुक दास। क्या नाम है भाई? मलुक दास नाम है। बड़े फेमस कवि है मलुक दास। तो मलुक दास की रचना कौन सी भाई? मलुक दास की रचना कौन सी है? मलुक दास की रचना है ज्ञान बोध है और एक रतन खान है। क्या? रतन खान और ज्ञान बोध जो है ये मलुक दास की रचना है, बड़ी फेमस रचना है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
अगला आप नाम लिख सकते हो ज्ञानमार्गी। मैं बहुत सारे नाम बता दूं ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो, जो भी आपको याद रखना हो वो याद रख लीजिएगा। अगर आपके पास 5 नाम याद हैं तो आप जान लीजिए कि आप अच्छे खासे स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं। तो छठवां सातवां नाम आप ध्यान रखिएगा। सातवां नाम कौन सा है भाई? सातवां नाम आप लिख लीजिएगा नानक। नानक भी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग में ही आते हैं। नानक की रचना कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब इनकी रचना किसकी? नानक देव की। ओके। आठवें कवि आपके हैं भाई कौन से? संत रैदास। संत रैदास आपने नाम सुना होगा, जो है संत रैदास का, रैदास। ओके। जैसे आपने सुना होगा एक कहावत बड़ी फेमस है कि जो है क्या बोलते हैं उसको, अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या है भाई? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किसका कथन है? तो ये संत रैदास का ही जो है एक प्रकार से बात थी। इन्होंने ही बातें कही थी कि अगर मन आपका साफ है, मन अगर चंगा है तो आप कठौती में गंगा। कठौत जानते हैं क्या होती है? पहले लकड़ी की होती थी, जो है एक प्रकार से ढकने के लिए। लकड़ी की जो है एक प्रकार से जैसे कि आपने झौवा कभी देखा होगा गाँव घर में, झौवा तसला जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से लकड़ी का बना होता था कठवत। तो जिसको कठौती बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती उसको कहते हैं, लकड़ी का बना होता है एक प्रकार से तसले जैसा। ठीक, जैसे जो है परात बोलना उतना उचित ना होगा। यहाँ पर एक जैसे आता है थोड़ा सा गड्ढा होता है, कटोरे जैसा। कटोरे का बड़ा रूप जो होता है उसी को बड़े स्टील में होता है वो बड़ा रूप जो कटोरे का होता है, बड़ा कटोरा। ठीक, और वही लकड़ी का बना दिया जाए तो वही आपका कठौती होता है। ठीक, तो वही बात इन्होंने कही थी कि अगर कठौती में थोड़ा सा पानी है तो उसी में भी गंगा है, क्योंकि अगर आपका मन साफ है तो इन्हीं संत रैदास की कौन सी रचना है? रैदास की बाणी, ये इनकी रचना है, बड़ी फेमस है। और ये खास करके जो है संत काव्यधारा के हैं, ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों में आते हैं। उसके बाद में और नाम लिख लीजिएगा। 9वें कवि का उनका नाम है प्राणनाथ। प्राणनाथ की रचना है आपकी जो है कुलज शरीफ और कुलजस शरीफ। कुलजस शरीफ प्राणनाथ की रचना है, बड़ी फेमस रचना है जो है कुलजस शरीफ। तो मतलब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं कि आप तक पहुँचे वो, मेरे कहने का मतलब ये है निकल जाता है मुझसे, चूँकि फेमस रचना जो जो इनकी होती है वही आपको मैं बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। 10वें आपके हैं भाई कौन? चरणदास। क्या? चरणदास जो है 10वें हैं। 9वें का काम क्या था भाई? प्राणनाथ। प्राणनाथ ये थे। तो प्राणनाथ की रचना कौन सी है? कुलज शरीफ। और चरणदास की रचना कौन सी है? आप लिख लीजिएगा भक्ति सागर। क्या? भक्ति सागर। तो ये आपके निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी प्रमुख कवियों के बारे में हमने बताया और उनकी रचनाओं के बारे में बताया। इतने कवि अगर आप लोगों ने लिख लिए, निश्चित तौर पर आपसे अगर एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से कर देंगे। ठीक, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, और जैसे कि उसमें अगर पूछे आपसे जो है प्रेम मार्गी में, तो जैसे शेख निसार हो गए, जो है यूसुफ जुलेखा उनका एक रचना है, बड़ी फेमस है। और उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, तो पता है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, तो ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार से और भी उसमें हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछ ले, जैसे मान लेते आपसे पूछ लिया कि राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि बताएं, तो राम भक्त शाखा में पहले कवि आपके कौन से बड़े फेमस है? तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास की कौन 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं। रामलला नछहु 1555 के लगभग में प्रकाशन होता है। जानकी मंगल दूसरी रचना 1563 में प्रकाशन होता है तुलसीदास जी की। रामाज्ञा प्रश्नावली 1564 में प्रकाशन होता है इसका तीसरी रचना। चौथी रचना है तुलसीदास जी की बैराग्य संदीपनी 1569 ईस्वी में। रामचरित मानस है 5वीं रचना इनकी 1574 से 1576 के आसपास है। सतसई जो है इन्होंने लिखी है, सतसई 1595 में, लेकिन प्रमाणित रचना नहीं है। पार्वती मंगल 1587 में। कृष्ण गीतावली 1593 के आसपास। बरवे रामायण लिखा 1607 ईस्वी के आसपास। विनय पात्रिका 1609 के लगभग में। गीतावली 1607 के आसपास। और दोहावली 1623 में। और हनुमान बाहुक 1623 में लिखा। और कवितावली भी लगभग 1623 के आसपास ही लिखा। तो ये 12 रचनाएं जो थी वो तुलसीदास जी की इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो कवि हैं आपके राम भक्त शाखा के, वो हैं अग्रदास। अग्रदास की रचना आपको पता होगा, श्रृंगार रस जो है सागर, और राम ध्यान मंजरी, और मतलब कि रामाष्टायाम, मतलब रामष्टियाम। तो जो है रामष्टियाम जो है इन्हीं की रचना है। किसकी? तो ये किसकी भाई? ये जो है अग्रदास की रचना है। तीसरे आपके राम भक्त शाखा में नाभादास आते हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल।
और चौथे आप बता सकते हैं केशवदास। केशवदास जो है रामचंद्रिका की रचना है उन्होंने करी है। राम भक्त शाखा में केशवदास आते हैं। हालांकि केशवदास जो है वो आचार्य है और रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान केशवदास को जो है भक्ति काल का ही कवि मान लेते हैं। तो राम भक्त शाखा से उनका जो है हो सकता है। सेनापति उसमें के बाद में आप लिख सकते हैं, ये भी जो है रीतकाल के हैं, लेकिन कविता रत्नाकर इन्होंने लिखा है। प्राणचंद चौहान भी जो है रामायण महानाटक लिखा है इन्होंने। और हृदय राम हनुमान नाटक लिखा है इन्होंने। बानादास उभय प्रबोधक रामायण लिखा। और राम वल्लभा शरण युगल बिहारणी इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कि रूप माधुरी हो गई, जो है युगल बिहार सदगुर, और मतलब कि जीव पीयू युगल बिहार सदगुर इनकी रचना है। और भाव आदर्श इन्हीं की रचना है, सदगुर भाव आदर्श। तो कई रचनाएं हैं। ओके, युगल बिहार पदावली और स्फुट पद्य भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये सब जो है आपके राम भक्त शाखा के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। अब अगर आपसे पूछ लेता कि कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि रचनाएं, तो सभी के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवियों का नाम याद रख लीजिएगा, उनकी रचनाओं को। तो सभी के लगभग 5-5 कवियों के नाम और 5-5 उनकी मतलब कि उनके एक-एक 2-2 रचनाओं के नाम। ठीक है, कम से कम 2 रचना अगर आपको या फिर एक ही रचना पता है। फेमस कवि है तो उनकी 2-3 रचनाओं को लिखिएगा। अगर फेमस कवि नहीं है तो एक आध 2 रचनाओं को लिख दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवियों का नाम ऐसे कैसे लिखेंगे भाई? जैसे कि आपके सूरदास हो गए। सूरदास की रचना कौन कौन सी? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, 3 रचनाएं प्रमाणिक हैं इनकी। और कुंभन दास हो गए अगले आपके, पद संग्रह इनके है कुंभन दास का। अगले हैं आपके कृष्णदास, और जुगल मानचरित इनकी रचना है कृष्णदास की। और एक है प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की। उसके बाद में नंददास लिख दीजिएगा, जो है अनेकार्थ मंजरी रचना है, और रस मंजरी और रूप मंजरी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मंजरी लगा हुआ है, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी किसकी है? नंददास की है। छीत स्वामी उसके बाद में इनकी रचना है, पद जो है पदावली छीत स्वामी की रचना है। उसके बाद में चतुर्भुज दास जो है कवि हैं, उनकी रचना है चतुर्भुज, मतलब कि चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। क्या हमने छीत स्वामी रचना बोल दिया? क्या नहीं, छीत स्वामी व्यक्ति हैं एक। मतलब पद पदावली उनकी रचना है। और उसके बाद में चतुर्भुज दास की रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। श्री भट्ट हैं कृष्ण भक्त शाखा में, श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। और परशुराम देव भी हैं कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि, परशुराम सागर के उनकी रचना है। तो ये कई चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या भाई? अगला प्रश्न है 3रा नंबर। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो है प्रवृत्त्यात्मक काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। प्रवृत्त्यात्मक माने होता है प्रवृत्ति वाला जो काल विभाजन उन्होंने किया। प्रवृत्ति माने कि प्रवृत्तियों के हिसाब से जो है रामचंद्र शुक्ला जी जो हैं, इनका काल विभाजन वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रवृत्ति के हिसाब से काल को विभाजन किया। देखा कि इसमें जिस काल में प्रवृत्ति थी, इसे वीरगाथा काल में वीरता की प्रवृत्ति देखी, इसलिए उसको वीरगाथा काल बोल दिया। भक्ति काल में भक्ति खूब देखी, तो इसलिए भक्ति काल बोल दिया उसको। रीति काल में रीतियों का एक प्रकार निरूपण हुआ, तो उसमें क्या बोल दिया? रीति काल बोल दिया उसको। गद्य काल में देखा कि आधुनिक काल में गद्य मतलब हो रहा था, तो गद्य काल बोल दिया। जबकि इन्होंने कैटेगराइजेशन 2 तरीके से किया है। रामचंद्र शुक्ला जी ने 2 बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने 950 वर्षों के इतिहास का प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन किया है। उसमें अगर आपको बता दूं तो इन्होंने कहा कि जो पहला काल है, पहला काल इनका जो है आदिकाल जिसको इन्होंने कहा, तो एक इन्होंने बताया, एक तो आदिकाल बताया है, ठीक। लेकिन पूछा क्या गया आपकी? प्रवृत्त्यात्मक पूछा जाए और चाहे कुछ भी पूछा जाए, तो आप आदिकाल पहले लिखिएगा, आदिकाल। और इसी के साथ साथ आप जो है प्रेफरेंस देंगे प्रवृत्ति वाला लिख दीजिए। प्रवृत्तात्मक काल में आप लिखेंगे क्या भाई? आप लिखेंगे वीरगाथा काल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से ही जाना जाता है। और वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। और इसकी समय सीमा जो है संवत में उन्होंने बताया है। संवत 1050 से लेकर के 1375 संवत तक जो है विक्रमी तक, तो 1050 विक्रमी से लेकर के संवत 1375 विक्रमी के तक का जो समय है वो वीरगाथा काल का समय है। संवत से अगर आपको सन निकालना है तो आप इसमें से 57 लेस कर देंगे, तो आपका जैसे यहाँ पर देखेंगे 943 बच जाएगा लगभग। 57 में से अगर आप निकालेंगे तो कितना बचेगा? 57 में से 50 निकाल दीजिए, कितना बचेगा आपका? 57 में से 50 अगर मतलब 50 से 57 निकालेंगे तो 50 खत्म होगा, 7 और निकल जाएगा। 943 जो है उससे शुरू होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या हो गया आपका? संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 विक्रमी तक का जो समय काल है उसको वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। दूसरा प्रवृत्तात्मक काल में आपका होता है, दूसरा आपका काल आता है भाई जो है उत्तर जो है सॉरी पूरब मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पूरब मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तो जो पूरब मध्यकाल है उसी को भक्ति काल के नाम से कहा। तो भक्ति काल क्या भाई? प्रवृत्त्यात्मक जो है काल विभाजन है। तो भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? 1375 विक्रमी से लेकर के कितना? 1375 विक्रमी से
लेकर के 1700 विक्रमी तक का जो समय काल है ये किसका है, ये भक्ति काल का समय सीमा है। उसके बाद में आपका आता है भाई तीसरा काल, उसका नाम है रीति काल, और रीति काल को ही उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो समय सीमा है 1700 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है, 1900 विक्रमी तक। तो 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक का जो समय काल है ये रीति काल का समय काल है। और उसके बाद में आपका आता है चौथा काल, जो है रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया गद्य काल, क्योंकि इसमें गद्य का विकास हो गया था 1800 जो है मतलब 1900 के आसपास, 1900 विक्रमी के आसपास, और 1843 पड़ेगा आपका आकर के 1843 से जो है आधुनिकता आ जाती है। और उसमें आधुनिक काल जो है एक प्रकार से उसके हिसाब से बोला, और मतलब समय के हिसाब से और प्रवृत्ति के हिसाब से इसको कहा इन्होंने गद्य काल, चूंकि इस समय तक गद्य की रचनाएं प्रारंभ हो चुकी थी, निबंध वगैरह लिखे जा रहे थे, तो इसीलिए इसको क्या कहा इन्होंने, इसको मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने नाम क्या दिया, गद्य काल नाम दिया। समझ में आ गई बातें। तो यहाँ तक यही था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का काल विभाजन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है चौथा नंबर, भाषा और बोली में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए, बढ़िया प्रश्न है आपका। तो भाषा जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा मनुष्यों के मुख अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक रूढ़ एवं सार्थक तथा व्यक्त बोधगम्य ध्वनि प्रतीकों और अनुभूतियों की प्रणाली होती है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग अपनी भावनाओं एवं विचारों का क्या करते हैं, परस्पर आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं और सहयोग लेते हैं। तो एक प्रकार से भाषा वो होती है। भाषा क्या होती है, भाषा के माध्यम से क्या होते हैं, जो विचार होते हैं आपके मनोभावों के, वो विचार एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं, तो ये भाषा होती है। और बोली क्या होती है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी महोदय हैं, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं बोली की परिभाषा को देते हुए कि बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, मतलब बोली जो होती है भाषा का एक अंग होती है, कि इकाई होती है। ओके, तो बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित यानी लिमिटेड जो है एरियाज को कहते हैं, या क्षेत्रीय मतलब सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सकें। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप, रचना, वाक्य, आदर्श मतलब अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती है, वही आपकी बोली होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा दी बोली को लेकर के, तो हमने बता दी। तो भाषा जो होती है, भाषा एक सामाजिक तत्व होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा लोक व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न होता है। बोलियां जो होती है, जैसे कि भाषा क्या हो गई, भाषा आपकी हिंदी हो गई। अब हिंदी भाषा में देखेंगे 5 बोलियां आपकी, 5 बोलियां हमने आपको बताया था, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और जो है आपकी बिहारी हिंदी, और उसके बाद में कौन सी बोली जो है राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और आपकी कौन सी हो गई, पहाड़ी हिंदी हो गई आपकी। ठीक, और एक और बच रही है आपकी, वो कौन सी भाई, वो कौन सी, फटाफट से बताने का प्रयास करें, कौन सी हो गई, कौन सी बच रही भाई, कौन सी बच रही है। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बोला पश्चिमी हिंदी, बोला पूर्वी हिंदी, बोला बिहारी हिंदी, बोला राजस्थानी, पहाड़ी, हो गई 5 ना, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी और पश्चिमी, 5 हो गई ना, यही थी। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो ये होती है आपकी बोलियां। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर, तत्सम एवं तद्भव शब्दों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है भाई, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों पर प्रकाश डालिए, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसको आप जान लो पहले से। तत्सम शब्द जो होते हैं, ये शब्द जो तत्सम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तत्सम माने क्या होता है, एक तो तत् प्लस सम, तत् माने होता है उसी के या फिर उसके, और सम माने होता है समान, तो अर्थात उसी के समान, अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त रूप के समान। संस्कृत में जो शब्द या संस्कृत में प्रयुक्त जब कोई शब्द आवर्कृत रूप में ज्यों के त्यों रूप में हिंदी में क्या हो जाए, प्रयुक्त हो जाता है, और उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो है दुग्ध है आपका, तो दुग्ध शब्द क्या है, दुग्ध संस्कृत में भी दुग्ध कहा जाता है और हिंदी में भी दुग्ध कहा जाता है आपका, लेकिन दुग्ध का तत्सम तद्भव क्या बना आपका, दूध हो गया। तो दुग्ध जो है आपका तत्सम शब्द है, चूंकि संस्कृत का ही शब्द है, और संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उसको हिंदी में भाषा शब्द समूह में रख लिया गया है। तो ऐसे शब्द समूह मतलब कि जो संस्कृत के समान आपको लगे वही तत्सम शब्द होते हैं आपके। तद्भव वही शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से एक प्रकार से जो है टूटे फूटे, जैसे कि दुग्ध से बना आपका दूध,
ठीक है। क्षीर से बना आपका खीर, तो छा जो होता है खा में बदल जाता है। तो यही टूटी फूटी जो एक प्रकार से तद्भव माने होता है जो संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं जो कि जो है टूट फूट चुके हैं और वो हिंदी भाषा में प्रयोग में आ रहे हैं, तो तद्भव होते हैं। ठीक, समझ में आ गई बातें। चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल सबसे पहले जान लीजिए, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को एक प्रकार से तीन धाराओं में हम लोग जानते हैं। रीतिकाल पहली धारा है रीतिकाल की, एक होती है रीतिबद्ध, दूसरी है आपकी रीति सिद्ध, तीसरी है रीति मुक्त। रीतिबद्ध के कवियों की बात की जाए तो रीतिबद्ध में आपके केशवदास हो गए, चिंतामणि हो गए, सेनापति मतराम हो गई, ये सब आपके आते हैं। भूषण हो गए, मतलब जो है ये सब रीतिबद्ध में आते हैं। रीति सिद्ध में आपके कौन से आते हैं भाई? दूसरा रीति सिद्ध में आपके बिहारी आते हैं। रीति मुक्त में आपके घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गई, ये सब आते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं भाई? प्रवृत्तियाँ क्या हैं? वैसे आपको बता दूं इनके जो है रीतिकाल में केशवदास, अगर आपसे पूछ रहा था कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए और उनकी रचनाओं के नाम बताइए, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि आपके केशवदास पहले, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, वर्णन, छंदमाला, रामचंद्रिका, ये सब रचना किसी केशवदास की है। दूसरे कवि कौन से हैं भाई रीतिकाल के फेमस? चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? कविकुल कल्पतरु। क्या? कविकुल कल्पतरु और पिंगल, ये दो रचनाएं हैं चिंतामणि त्रिपाठी की फेमस रचना। तीसरे कवि आपके रीतिकाल के हैं सेनापति। सेनापति की कौन सी रचना है? काव्य कल्पद्रुम। कौन सी रचना है? काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना? सेनापति की है। चौथी रचना आप सुनिएगा, चौथी रचना मतलब चौथी व्यक्ति हैं आपके मतिराम। चौथे व्यक्ति कौन से हैं? रीतिकाल के मतिराम। मतिराम की रचना कौन सी? ललित ललाम हो गई, मतिराम ससई हो गई, रसराज हो गई। तो ललित ललाम, मतिराम, ससई और रसराज, ये रचना किसकी है? मतिराम की है। पांचवें व्यक्ति हैं आपके भूषण। भूषण भी रीतिकाल के ही कवि हैं। भूषण की रचना आप सुनिएगा, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब किसकी है? भूषण की रचनाएं हैं। छठवें कवि इसके आते हैं भाई रीतिकाल में। छठवें कवि कौन है? आचार्य देवसेन है। आचार्य देव की बात की जाए तो देवसेन अलग है। आचार्य देव की बात की जाए तो आचार्य देव ने दो रचनाएं खास करके इनकी फेमस हैं, एक शब्द रसायन हो गई और दूसरी भाव विलास। शब्द रसायन और भाव विलास, इनकी दो रचनाएं फेमस हैं आचार्य देव की। ओके, सातवां आप लिख सकते हैं कवि कौन से भाई रीतिकाल के? सातवें कवि लिख सकते हैं आप कौन से? बिहारी के बारे में। बिहारी बड़ी फेमस रचना इनकी, मात्र एक रचना है बिहारी की, बिहारी सतसई। किसकी भाई रचना है? कौन सी? बिहारी सतसई, मात्र एक रचना है। सतसैया के दोहरे जव नावक के तीर और देखर माँ छोटे लगे, का क्या करते हैं भाई? देखर माँ छोटे लगे और घाव करें गंभीर, ये बिहारी की रचना है। कहात नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया, तो भरे भुवन में करता है नैन नहीं सो बात। आठवें व्यक्ति आप लिख सकते हैं भाई, आठवें व्यक्ति कौन से? घनानंद। घनानंद जी बड़े फेमस कवि हैं इसमें रीतिकाल के, और इनको सुजान नामक वैसा से प्रेम था, इसीलिए इनकी रचना अधिकतर आप देखेंगे सुजान सागर, सुजान रागमाला और सुजान हित और उसके बाद में प्रेम सरोवर, ये फेमस रचनाएं इनकी हैं जो कि हमने आपको बताएं। नौवां कवि आपके नौवें कवि कौन से बता सकते हो आप रीतिकाल में? फेमस कवि हैं ये भी बोधा। बोधा ने एक प्रकार से इनकी रचना है एक इश्कनामा और एक रचना है बिरह वारिस। ये सब बिरह के जो है एक प्रकार से घनानंद हो गए, घनानंद और जो है बोधा, ये सब बिरही व्यक्ति हैं, मतलब प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। सुजान सागर जो है सुजान रागमाला, प्रेम सरोवर, ये घनानंद की रचनाएं हैं। बोधा की रचनाएं कौन सी हैं? बिरह वारिस और इश्कनामा, ये दो रचनाएं इनकी फेमस हैं। और 10वें व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा रीतिकाल के 10वें कवि हैं आपके भिखारी दास। भिखारी दास की रचना कौन सी है? रस सारांश और काव्य निर्णय। रस सारांश पहली रचना, दूसरी रचना कौन सी? काव्य निर्णय, भिखारी दास की लिख लीजिएगा, बड़ी फेमस है। ओके, तो ये 10 कवि बताया, उनकी बहुत सारी रचनाओं को हमने बता दिया। तो अब आपसे बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, अब आपसे बता दूं प्रश्न क्या आपसे पूछा गया था। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए ना, यही तो पूछा गया था। तो हमने प्रमुख कवियों के बारे में बता दिया, प्रमुख रचनाएं जो रीतिकाल थी उसको हमने बता दिया। अब आपसे पूछा गया है रीतिकाल की प्रमुख प्रकृति मतलब प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए। तो प्रवृत्ति, पहली प्रवृत्ति लिखिएगा भाई, रीतिकाल में रीति अथवा लक्षण ग्रंथों की प्रधानता होती थी। रीति अथवा लक्षण ग्रंथों की प्रधानता होती थी किसमें? रीतिकाल में। दूसरी बात क्या है भाई?
दूसरी बात है आपकी श्रृंगार भावना की प्रधानता भी इसमें, कौन सी, श्रृंगार भावना की प्रधानता भी रीतिकाल में आप देखेंगे। तीसरी इसकी प्रवृत्ति या विशेषता ये है कि नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण इसमें रहा है, नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण रहा है किसमें, रीतिकाल की प्रवृत्ति है यानी विशेषता है। विशेषता, प्रवृत्ति, समान विशेषता, ये सब कुछ भी पूछेगा तो आप यही सब लिखिएगा, क्योंकि विशेषता प्रवृत्ति एक ही बात होती है। ओके। चौथी विशेषता रीतिकाल की ये है कि प्रकृति का उद्दीपन रूप जो है, इसमें उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है, किसमें, रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। पांचवी बात क्या है रीतिकाल की, अलंकारों की प्रधानता है, क्या, अलंकारों की प्रधानता है किसमें, रीतिकाल में। छठवीं बात क्या है भाई, छठवीं बात है आपकी लोक जीवन की उपेक्षा की गई है, इसमें लोक जीवन की उपेक्षा की गई है। लोग राजा महाराजाओं मतलब राजा महाराजा के यहाँ लोग रहते थे और वहीं पर राजा महाराजाओं के गुणगान ही किया करते थे। जो आम जनता थी उसके बारे में कोई कवि नहीं लिख पा रहा था, केवल कुछ कवि थे जो अपने बारे में लिखते थे, तो कुछ कवि थे जो एक प्रकार से अपनी प्रेमिकाओं के बारे में, तो कुछ कवि तो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही नहीं चूकते थे। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों में फंसा हुआ था। लोक जीवन की इसमें पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। सातवीं विशेषता आप लिख सकते हैं इसमें, अतिशयोक्ति वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति राजा के यहाँ अपने रहते थे वो अपने राजाओं का बढ़ा चढ़ा करके जो है गान गुणगान किया करते थे, तो इसीलिए अतिशयोक्तिपूर्ण जो है इसमें वर्णन हुआ है। और आठवां क्या है भाई, आठवीं इसकी प्रवृत्ति जो है क्या है, आठवीं प्रवृत्ति आप लिख सकते हैं मुक्तक काव्यों की रचना यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जो है खास करके प्रबंध काव्यों की रचना नहीं हुई है, मुक्तक काव्यों की रचना हुई, छोटी छोटी रचनाओं की हुई हैं, कोई महाकाव्य वगैरह नहीं लिखे गए हैं। ओके। हालांकि कुछ एक आध दो आप देख सकते हैं, लेकिन मुक्तक काव्य खास करके लिखे गए हैं, महाकाव्य की रचना नहीं हुई है खास करके। नौवां आप प्रवृत्ति बता सकते हैं, कला एवं भाषा की इसमें प्रवणता है, कला और भाषा की प्रवणता, चूंकि इसमें जो कवि अधिकतर हैं आचार्य रहे हैं और उनको जो है अलंकार ग्रंथ, लाक्षणिक ग्रंथ अच्छे तरीके से आते थे, उनको रचना अलंकार में खूब प्रवणता प्राप्त थी, तो कला एवं प्रवणता मतलब कला और भाषा की प्रवणता इसमें दिखाई पड़ती है। और 10वीं प्रवृत्ति है रीतिकाल की कि राज्य आश्रयता, राज्य के प्रति आश्रित थे कवि लोग, राजा के यहाँ पर रहते थे, तो ये राज्य से मतलब कि राजा मतलब कि जो है शासकों के प्रति क्या थे भाई, ये लोग जो है आश्रित थे शासकों के प्रति। 11वां आप बता सकते हो भक्ति, नीति एवं वीर काव्यों की रचना हुई। यहाँ पर भक्ति कुछ दोहे आपको मिलेंगे, भक्ति भी इसमें आप देखेंगे जैसे रामचंद्रिका हो गई केशवदास की, और वही नीति की भी दोहे आप रहीमदास के देख सकते हैं। और वीर काव्यों की रचना में आप जैसे भूषण के कवि जो है देख सकते हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, तो ये सब आप देख सकते हैं। ओके। तो ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां थी जो हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छायावाद के बृहत्त्रयी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद की बृहत्त्रयी में 3 कवि हैं, बृहत्त्रयी माने होता है कि 3 बड़े कवि, तो छायावाद के 3 बड़े कवियों में नाम आप जो है प्रसाद पंत निराला का नाम ले सकते हैं बड़े आसानी से। तो प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, और निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शंकर कहा जाता है। तो ब्रह्मा, प्रसाद, विष्णु, पंत और निराला कौन है भाई, महेश हैं। तो ये 3 जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं को जो है छायावाद की बृहत्त्रयी में स्थान दिया गया। तो छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन है, प्रसाद, पंत, निराला। आपसे पूछा कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से, तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से भाई, चतुष्टयी पूछे या फिर छायावाद के 4 स्तंभ पूछे, तो उसमें एक नाम जो है बृहत्त्रयी तो ये है पूरा का पूरा। तो बृहत्त्रयी में एक नाम और जोड़ दीजिएगा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, बाकी प्रसाद, पंत, निराला, ये 3 आपके जो बृहत्त्रयी हैं, ये बृहत्त्रयी और ये महादेवी वर्मा। ये एक प्रकार से मान लीजिए छायावाद एक छत है, छायावाद एक छत है, उसके 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों में कौन कौन भाई, उन 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। क्या, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम जो है फेमस है। ओके। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम जो है आपका फेमस है। ठीक, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखें, अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास का काल विभाजन कीजिए। क्या प्रश्न है, और आपको छायावाद से कुछ प्रश्न अगर आपसे पूछे कि छायावाद की रचना मतलब की प्रमुख कवियों और उनके रचनाओं के नाम लिखें, तो आप छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम देख लीजिए। छायावाद में जैसे कि जयशंकर प्रसाद का नाम फेमस है। जयशंकर प्रसाद ने की रचना जैसे कि झरना हो गई, आंसू हो गई, लहर हो गई, कामायनी हो गई, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, ये सब कई रचनाएं हैं जो कि जयशंकर प्रसाद की हैं। और दूसरे आपके कवि कौन से हो गए, पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे कवि हमने क्या बताया था आपके, सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ये सब। ठीक,
तीसरे व्यक्ति हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। ये सब रचनाएं किसकी हैं भाई? ये सब रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो और अगली रचना भाई महादेवी वर्मा जी का नाम लिख लीजिएगा आप, जो है छायावाद के प्रमुख कवियों में। और निहार इनकी रचना है जो है महादेवी वर्मा की। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्की, दीपशिखा, ये सब किसकी रचना है? ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना। कौन कौन सी? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्की, दीपशिखा। क्या? मेरे साथ बोलिएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्की, दीपशिखा। क्या? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्की, दीपशिखा। निराला जी की कौन कौन सी रचना है? परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचना है? परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये तमाम सारी। ओके। गुंजन, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि किसकी है? पंत की है। कामानी, लहर, झरना, आंसू, ये सब किसकी है? प्रसाद की है। और भी नाम है इनमें, ऐसा नहीं कि ये चार ही लोग थे छायावाद में रचना। पांचवें व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की जाए और आपसे पूछेगा कि छायावाद की जो है लघुत्रयी के कवि कौन है? बृहत्त्रयी तो हमने बता दी आपकी, बृहत्त्रयी बता दी कि प्रसाद पंत निराला तो बृहत्त्रयी में है। अब आपसे पूछेगा कि लघुत्रयी में कौन शामिल है। अगर आपसे पूछ ले कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन व्यक्ति शामिल है, तो लघुत्रयी में 3 कवि शामिल हैं, जिनमें वर्मा पीछे लगा है। एक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए, दूसरे भगवती चरण वर्मा हो गए और तीसरी महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये 3 व्यक्ति जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 व्यक्ति छायावाद की लघुत्रयी के कवि हैं। अर्थात लघुत्रयी में 3 कवि जो हैं, डॉक्टर भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा ये छायावाद की लघुत्रयी हैं। बृहत्त्रयी में प्रसाद पंत निराला, छायावाद के चतुष्टयी में प्रसाद पंत निराला प्लस महादेवी वर्मा। और मतलब कि एक प्रकार से आपसे पूछे चार स्तंभ, तो भी आप प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा लगाइएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी? जैसे कि अंजलि हो गई, रूप राशि हो गई, और इनकी और भी रचनाएं जैसे कि चित्ररेखा, इनकी भी रचना है एक, और चंद्र किरण हो गई इसके अलावा। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। और उसके बाद में छठवें कवि इसके और लिख सकते हैं आप, भगवती चरण वर्मा जी का नाम ले लीजिएगा। भगवती चरण वर्मा जी की रचनाएं हैं मधुकण, प्रेम संगीत और एक रचना और इनका मानव लिख लीजिएगा। तो ये रचनाएं इनकी फेमस है भगवती चरण वर्मा की। और एक व्यक्ति और हैं इसमें, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का नाम तो पूछो ना भाई, कौन नहीं जानता होगा। हरिवंश राय बच्चन जी जो है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, और इन्होंने जो है रचनाएं लिखी है। एक रचना इनकी बड़ी फेमस है, मधुशाला। जबकि ये कभी जो है कहा जाता है कि ये जो है मदिरा के शौकीन नहीं थे, ना मदिरा पीते थे, लेकिन मदिरा के बारे में इन्होंने मधुशाला पर अच्छी तरीके से इतना अच्छी कविता लिखी है, मधुशाला। तो मधुशाला किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन लिखी है। जो है निशा निमंत्रण हो गई, एकांत संगीत हो गया, जो है आकुल अंतर हो गया, ये सब हरिवंश राय बच्चन के क्या हैं? रचनाएं हैं। ठीक, तो ये छायावाद की चीज़ें बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति बताइए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति बताइए, तो आप क्या बताएंगे भाई? प्रमुख प्रवृत्ति, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? चलिए आगे, हो सकता है प्रश्न हमने रखा हो तो उसमें हम समझ लेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। ओके, नहीं दिया है। चलिए वैसे बता दूं आपको, छायावाद की अगर प्रवृत्ति पूछे आपसे तो प्रवृत्ति भी सुन लीजिएगा। चूंकि आपसे मैं बता दूं, आपको एक ही वीडियो में बहुत सारा चीज़ देने वाला हूं, तो प्रवृत्ति आप लिख लीजिएगा। छायावाद की प्रवृत्तियों में पहला भाई व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। मतलब कि ये है, व्यक्तिक अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो है जो कवि होते थे वो अपने जीवन की जो दुख, मतलब कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं की, मतलब अपने दुख जो थे वो बाहर निकाल रहे थे, जो इनके ऊपर बीत रही थी, अपने माध्यम से लोक जागरण के एक प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाना, मतलब कि लोगों के जीवन के बारे में बताना अपने जो है ऊपर से। दूसरी बात क्या थी भाई कि स्वर में वेदना थी इन लोगों के, दुख की प्रधानता इसमें आप देखेंगे छायावाद में। तीसरी प्रवृत्ति है कि प्रकृति वर्णन को नया आयाम यहाँ आकर के मिलता है। चौथी बात यह है कि छंद के बंधन को अस्वीकार कर दिया गया यहाँ पर छायावाद में, और ऐसा नहीं कि छंद मुक्त भी रचनाएं लिखी जाने लगी। पांचवी प्रवृत्ति है कि लाक्षणिक, प्रतीक, विधान, विशेषण, विपर्य और मानवीकरण पर विशेष बल जो है यहाँ पर दिया गया, किसमें? छायावाद में। ठीक, खास करके छठवीं विशेषता आप लिख सकते हैं, राष्ट्रीय भावना को यहाँ पर पूर्ण रहा जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय भावना पर। सातवीं विशेषता हो सकती है आपकी अपार्थिव प्रेम की जो है व्यंजना करी गई। पार्थिव माने एक प्रकार से
बिना मांसल प्रेम यहाँ पर नहीं था, शरीर से प्रेम नहीं था, यहाँ पर आंतरिक प्रेम की अभिव्यंजना दिखाई पड़ती है छायावाद में खास करके। और जो है एक प्रकार से इसमें जो है रीति काल में जो चीज़ें जो है गड़बड़ थी, या फिर जो इतिवित्रात्मकता थी जो है चाहे वो रीति काल में रही हो और चाहे वो खास करके जो है द्विवेदी युग में रही हो, उन सभी को यहाँ पर जो है इतिवित्तात्मकता का एक प्रकार से अभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है, कमी है। और आप आठवीं चीज़ बता सकते हो, रहस्यवाद की झलक यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और नौवीं बात क्या है कि अभिव्यक्ति की नूतन भंगिमाएँ, मतलब नई नई भंगिमाएँ, अभिव्यक्ति कैसे की जाए उसके नए नए तरीके यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। तो ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आप आसानी से बता सकते थे। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि आखिरकार और भी कौन से प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें आपका अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न है कि जो है आधुनिक की हिंदी कविता के विकास का काल विभाजन कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता के विकास का काल विभाजन कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता का काल विभाजन करने का मतलब ये है कि जो आधुनिक काल है उसमें आधुनिक हिंदी कविता के बारे में पूछा जा रहा है। आधुनिक काल में खास करके जो है कविताएं जो हुई हैं उनमें कौन कौन सा युग रहा है, कविता वाला जो युग है उसमें देखेंगे पहला युग जो आता है आपका काल विभाजन। देखिए पहला युग है आपका भारतेंदु युग। तो जो भारतेंदु युग है मेरे पास दोस्तों, ये पहला युग है। भारतेंदु युग जो है आपका, भारतेंदु, ओके दो यहाँ पर, भारतेंदु युग जो है आपका, ये जो रहा है इसका 1850 ईस्वी से लेकर के 1850 में चूंकि जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इसीलिए इन्हीं के नाम से, इन्हीं के जन्म के नाम से ही इस युग का प्रारंभ माना जाता है। कुछ विद्वान जो है 1843 से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी 1843 से जो है आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, जबकि जो है भारतेंदु युग की शुरुआत 1850 से मानते हैं बहुत सारे विद्वान, चूंकि भारतेंदु जी का जन्म हुआ था इसीलिए। और कुछ विद्वान जो है 1857 से मानते हैं। क्यों मानते हैं? चूंकि 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। किसकी? 1857 की क्रांति, प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो जो है कब हुआ था? 1857 में हुआ था। इसीलिए चूंकि समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है, और जब समाज में कोई परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी मूलचूल परिवर्तन होता है, तो इसीलिए जो है 1857 को माना गया। ओके, तो अब खास करके जो है मान्य कौन सा आप बोल सकते हैं, तो 1850 से लेकर के 1900 का जो समय काल है इसमें रखा गया भारतेंदु युग को। 50 सालों का जो युग है, 50 सालों का एक युग ये भारतेंदु युग के नाम से आना था पहला। दूसरा जो आपका युग है उसका नाम है भाई कौन सा? दूसरा का नाम है आपका द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग जो चलता है आपका 1900 से चलेगा, 1900 ईस्वी से लेकर के कितने ईस्वी तक भाई? 1920 ईस्वी तक। ठीक, खास करके 1918 या 1920 तक। ठीक, तो आप परेशान मत होइएगा, 1920 अगर भी लिख देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक दो सालों में ये नहीं होता कि हाँ अब यहाँ से छायावाद खत्म या द्विवेदी युग अब यहाँ से खत्म, भारतेंदु खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। युग परिवर्तन में काफ़ी समय लगता है, एक दिन की एक प्रकार से नहीं होता, एक एक दिन में बदल गया। तो 1900 से 1920 का जो समय काल है ये द्विवेदी युग है आपका, लिख दीजिएगा क्या? द्विवेदी युग। तीसरा हेडिंग डालिएगा, तीसरा लिखिएगा छायावाद। द्विवेदी युग के बाद में कौन सा आता है आपका? छायावाद आता है। छायावाद 1920 से लेकर के या 1918 से लेकर के या 1901 लिखेंगे, चूंकि जब 1920 यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर 1920 लिख दिया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से? 1921 लिखेंगे। 1921 से लेकर के 1936 तक लिख दीजिएगा। 1921 से 1936 का जो समय काल रहा है ये छायावाद का समय काल रहा है। उसके बाद में जो चौथा आपका युग आता है छायावाद के बाद में, छायावाद के बाद में आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग जो है 1937 ईस्वी से लेकर के 1942 ईस्वी तक ही चला, 1942 ईस्वी तक ही चला। उसके बाद में 1943 ईस्वी में ही क्या हो जाता है? तार सप्तकों का प्रकाशन हो जाता है। 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है। 7 कवियों की रचनाएं उसमें से प्रकाशित हुई, जो कि तार सप्तकों का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था 1943 में। ठीक है, और तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो तार सप्तकों का प्रकाशन हो गया, यहीं से एक नई युग की शुरुआत हो जाती है। पांचवा युग आपका कौन सा आता है? पांचवा युग प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद कहाँ से? 1943 से 1952 तक। 1943 से 1943 से 1952 तक का जो समय काल है ये किसका काल है भाई? ये आपका है प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद अज्ञे जी समर्थक माने जाते हैं उसके, मतलब कि जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, उसके बाद में आपका आता है नई कविता। क्या? उसके बाद में आपकी आती है नई कविता। नई कविता जो है इसका जो विकास हुआ है कब से हुआ है? 1952 में ख़त्म होता है वो आपका प्रयोगवाद। 1953 ईस्वी से ही ये प्रारंभ हो जाता है। 1953 ईस्वी से 1960 तक चलती है आपकी नई कविता।
उसके बाद में 1961 ईस्वी आती है। 1961 ईस्वी के बाद से जो है जो अब तक की कविताएं हैं उसको हम जो है अब तक की जो कविताएं हैं उनको हम सठोत्तरी कविता के नाम से जानते हैं। सठोत्तरी माने होता है 1960 ईस्वी के बाद की जो कविताएं लिखी गई उसको सठोत्तरी कविता के नाम से जाना था, तो वो सठोत्तरी कविता हो गई। तो क्या क्या हमने बताया, भारतेंदु युग 1850 से 1900, 1900 के बाद में द्विवेदी युग आता है 1901 से 1920 तक, छायावाद 1921 से 1936 तक, उसके बाद में 1937 से प्रगतिवाद शुरू हो जाता है और 1942 तक रहता है, उसके बाद में 1943 से प्रयोगवाद शुरू होता है और 1952 तक रहता है। 1952 से शुरू होता है आपकी नई कविता। नई कविता का जो प्रकाशन होता है नई कविता एक प्रकार से जो युग है वो 1953 शुरू होता है, 1960 तक चलता है और 1961 से 1919 मतलब कि 1961 से अब तक का जो समय काल है 2023 तक का वो सठोत्तरी कविता का समय काल रहा है। ओके, अब सठोत्तरी कविता में भी कई कैटेगराइजेशन होंगे वगैरह, तो बड़ी लंबी चीज़ें हो जाएंगी, बस इतना आप 7 तरीके से बात देंगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये होगा आपका अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन है? अब तक प्रकाशित सप्तकों का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो तार सप्तक के प्रकाशक कौन है भाई? तार सप्तकों के प्रकाशन अज्ञे जी हैं। तार सप्तक जो होते थे एक प्रकार से इसमें 7 कवियों का संग्रह किया गया था। पहला जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। दूसरा इसके जो है 8 सालों के बाद में हुआ 1951 ईस्वी में, ठीक, दूसरा तार सप्तक। और उसके बाद में फिर 8 सालों पर 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन होता है। कब? 1959 में। और उसके बाद में फिर 20 सालों के बाद में 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में चतुर्थ तार सप्तक अर्थात चौथे तार सप्तक का प्रकाशन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। तो तार सप्तकों का संपादक कौन है भाई? अज्ञे है। और अब तक प्रकाशित जो 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ जिनको हमने बता दिया क्या, 1951 में पहला, दूसरा कौन सा हुआ था? दूसरा 1951 में। 1908 साल जोड़ दीजिए, 2 में 8 साल जोड़ेगा बाकी 20 जुड़ जाएगा। तो 1943 से 8 कितना होगा जोड़ेंगे? तो 51 होगा। 51 में 8 जोड़ेंगे 59 होगा और 59 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से तार सप्तकों का प्रकाशन वर्ष रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 10वां नंबर, आचार्य शुक्ला के अनुसार हिंदी की प्रारंभिक कहानियों का विवरण प्रस्तुत करें। तो आचार्य शुक्ला जी ने हिंदी की कहानियों को कैटेगराइज करते हुए कहा कि सबसे पहली कहानी जो हिंदी साहित्य की है वो कौन सी है? सबसे पहली कहानी आचार्य शुक्ला जी ने किसको बताया? इंदुमती को बताया। इंदुमती जो कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों, इंदुमती पहली कहानी हिंदी साहित्य की मानी जाती है। किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने माना है अपनी पुस्तक में। उनकी पुस्तक कौन सी? आज हिंदी साहित्य के इतिहास में। ओके, इंदुमती जो कहानी इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। किसने लिखा भैया? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इंदुमती नामक कहानी लिखी है, जो कि हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार, जो कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक हैं। और ये रचना लिखी कब गई? इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशन होती है। तो 1900 ईस्वी में हिंदी की पहली कहानी का प्रकाशन होता है, इंदुमती जिसका नाम है। ओके, लेकिन इसको किसी मतलब कि कुछ विद्वानों ने इस पर आरोप भी लगाया, इसीलिए जो है इस कहानी को बहुत सारे विद्वान नहीं मानते हैं। ओके, दूसरी कहानी कौन सी बताई इन्होंने? गुलबहार बताई। हिंदी की दूसरी कहानी कौन सी? गुलबहार। गुलबहार कहानी भी किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। कौन सी? गुलबहार कहानी भी किशोरीलाल गोस्वामी की है। प्रकाशन कब होता है? 1902 ईस्वी में। उसके 2 सालों के बाद में इनकी दूसरी ही रचना 1902 ईस्वी में प्रकाशित होती है, गुलबहार। उसके बाद में तीसरी रचना प्रकाशित होती कब भाई? तीसरी रचना है और वो मतलब इनकी नहीं, तीसरी रचना जो है तीसरी कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार, उसका नाम है एक जो है व्यक्ति है मास्टर भगवान दास। मास्टर भगवान दास की रचना है, ये भी 1902 में ही प्रकाशित हुई है। 1902 में ही प्रकाशन में हुई आई है। प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल जो रचना है मतलब कहानी है, किसकी है? मास्टर भगवान दास की। 1902 में प्रकाशन में आती है। उसके बाद में 1903 में 2 रचनाएं और प्रकाशन में आती हैं। दो कहानियां आती हैं 1993 में। 1993 में 2 कहानी आती है। 1993 में 2 कहानी आती है। तो पहली कहानी कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने स्वयं उस कहानी को लिखा है और वो कहानी है चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर प्रकाशन में आती है। चौथी कहानी हिंदी साहित्य की चौथी कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की कहानी है। 1903 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। 1903 ईस्वी में, सॉरी 93 लिख गया था। 1903 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ओके, और एक 1903 ईस्वी में एक 5वीं जो कहानी है उसका भी प्रकाशन होता है। इसके जो है ये रचना है, 5वीं कहानी है आपकी पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी जो कहानी है इसको लिखा किसने है? गिरजा दत्त बाजपेयी जी ने लिखा। किसने लिखा भाई? गिरजा दत्त बाजपेयी जी ने किशोरी लाल गोस्वामी मतलब कि पंडित और पंडितानी नामक पुस्तक मतलब कि जो पुस्तक बोल रहा हूँ कहानी है उसका लेखन किया है किसने? गिरजा दत्त बाजपेयी जी ने। कब लिखा है? 1903 में लिखा है। उसके बाद में हिंदी साहित्य की जो 6वीं कहानी है
और हिंदी मतलब कि इन्होंने बताया छठवीं कहानी में, उसका नाम है दुलाई वाली। दुलाई वाली जो रचना है यानी कहानी है, ये किस विधा की रचना है? तो विधा भाई कहानी सभी की हमने बताई आपको। और कहानियों का एक प्रकार से प्रारंभिक कहानियों का विवरण जो है रामचंद्र शुक्ला जी ने अपनी पुस्तक में दिया है। छठवीं कहानी रखा है दुलाई वाली, किसने लिखा है? बंग महिला ने लिखा है इसको, और 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। बंग महिला नामक कहानी, सॉरी बंग महिला नामक जो एक प्रकार से लेखिका है, इन्होंने जो है लिखा है क्या? दुलाई वाली नामक कविता, मतलब कि दुलाई वाली कविता जो है, सॉरी कहानी किसने लिखी है? बंग महिला ने लिखी। कविता बोल दिया क्या? चलिए सॉरी उसके लिए। तो हो गया आपका ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार कहानियों का विवरण हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न जो है आपका ये जो है, इसमें सभी प्रश्न आपको करने होंगे। खंड बा है, इससे आपको 200 शब्दों में लिखना है एक प्रश्न के उत्तर को। और आपको बता दूं यहाँ पर जैसे कि प्रत्येक प्रश्न का आपको विकल्प दिया गया। जैसे मान लेते हैं दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी की बोलियों का नामोल्लेख कीजिए, और आर करके दिया है भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चाहे आप ये करेंगे और चाहे आप ये करेंगे, दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, दोनों में से आपको कितने प्रश्न करने हैं? एक ही प्रश्न करना है। तो इसका उत्तर जो है, पहले का उत्तर भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी की बोलियों का नामोल्लेख कीजिए, इसका उत्तर हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में आपकी बात की जाए तो 5 बोलियां खास करके हैं। 5 बोलियों में पहली बोली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, और तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है आपकी राजस्थानी हिंदी, पांचवी है पहाड़ी हिंदी। ये हमने आपको बता दिया था। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। पूर्वी हिंदी की जो है 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की भी 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। और राजस्थानी बोलियों की भी 5 हैं आपकी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मेवाड़ी। और एक और आपकी निमाड़ी भी आती कहीं कहीं पर, तो वो भी ध्यान रखेंगे। और पहाड़ी बोलियों में आपकी एक है मध्य पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली या फिर पूर्वी पहाड़ी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। अगला प्रश्न क्या है आपका कि भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? आप भाषा की विशेषताएं अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे भाई? तो भाषा की पहली विशेषता आप सुनिए। पहली विशेषता ये भाषा की कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। दूसरी विशेषता लिखिएगा कि भाषा का प्रवाह क्या होता है? अविच्छिन्न होता है। तीसरी बात क्या है भाई? कि भाषा जो होती है सर्वव्यापक होती है, हमेशा हर जगह पर व्याप्त होती है। चौथी बात क्या है भाई? हर समाजों में भाषा व्याप्त होती है। चौथी बात क्या है? भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन होता है। संप्रेषण अर्थात अपने जो मन की भाव है उनको आपको अगर बयां करना है तो भाषा के माध्यम से ही आप बयां करेंगे। पांचवी बात क्या है भाई? भाषा अर्जित वस्तु होती है। भाषा को हम लोग अर्जित करते हैं, भाषा को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, सीखते हैं। भाषा को अर्जित परिस्थिति है। छठवीं चीज क्या है भाई? भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया होती है। सातवां विशेषता इसकी है भाषा की कि भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। आठवीं विशेषता क्या हो सकती है? आठवीं विशेषता की भाषा पहले उच्चरित रूप में परिवर्तित होती है, उसके बाद में फिर आगे होती है। नौवीं बात क्या है भाई? भाषा जो है, प्रत्येक भाषा का ढांचा जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है। 10वीं बात क्या है भाई? कि भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है। अलग अलग स्थानों पर भाषा अलग अलग होती है। 3 मतलब कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर बानी। ओके, तो ये भाषा के बारे में हमने आपको बता दिया, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, तो इसके भी उत्तर हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में आपसे अंतर को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, ये वाला। और करके दिया है कि हिंदी में किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो पहले इसके उत्तर को हम आपको बता दें, थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करें। पश्चिमी हिंदी की और पूर्वी हिंदी में अंतर क्या है? तो पश्चिमी हिंदी की बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी में कर्कशता जो है वो अधिक होती है, जबकि पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी माधुर्य होती है। पूर्वी हिंदी जैसे कि आप पश्चिमी हिंदी के लोग जैसे कि जो मेरठ के लोग हैं, कभी बोले अगर आपको, अगर कोई पूर्वी हिंदी का लोग चला जाए ना, और मतलब जैसे कोई जो है अभी गोंडा का, जैसे हम गोंडा से हैं और हम बोलेंगे कैसे भाई? हम बोलेंगे जैसे कि हमको मांगना हुआ कि आपसे कोई मान लेते हैं, हाँ जो है हमको मांगना हुआ कि भाई 10 रुपये दे दो, तो मैं कैसे बोलूँगा कि जो है 10 रुपये दे दीजिए मैं बोलूँगा। ठीक है, चूंकि या फिर जो बोली होती है, मान लेते हैं हमने कहा कि भैया 10 रुपया दे दियो, ये हम लोगों की भाषा है कि भैया 10 रुपया दे दियो। अब अगर आपको वहाँ पर जाना हुआ मेरठ साइड में तो उसे बोलेंगे अबे अबे 10 रुपये दे दियो, ऐसे बोलेंगे। या और तुमको थोड़ी ना कुछ बोला था, मतलब कर्कशता है उसमें। आप देखेंगे कि जो है लठबाज भाषा, जैसे कि आपसे ये मार करने को आ रहा है।
अब वो वहाँ के जो है वहाँ पर अपने पिताजी को भी तुम बोल देते हैं, तू, अबे तू क्या कर रहा है वहाँ पे, ऐसे बोलेंगे। तो अब ये तो हो गई उधर की भाषा। जबकि हम लोग यहाँ पर गोंडा वगैरह में या फिर जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी में हम लोग कैसे बोलते हैं, भैया खाना वाना खायो, अरे खाए लो यार, आयो है तो बताना दूर से कहाँ जाबू, अब ये खा लियो, पानी पी लियो। ठीक, तो अब ये सब भाषा जो है ये पूर्वी हिंदी में बोली जाती है, अवधी में। तो बड़ी पेरी जो है प्रेमी भाषा होती है, खास कर बिहार वगैरह में रउआ रउआ आइल बानी, हाँ हाँ, राउर के का जो है खातिरदारी हुई या खातिरदारी करी, ऐसे बोलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पश्चिमी हिंदी में कर्कशता जो होती है अधिक होती है, लठबाज भाषा होती है। मतलब कि एकदम से अगर पूर्वी हिंदी के व्यक्ति को पश्चिमी हिंदी में खड़िया दिया जाए तो जो एक प्रकार से झगड़ा कर लेगा, वो थोड़ा सा चढ़ी भाषा बोलेगा वो, और थोड़ा तो मतलब उसको बुरा लगेगा, क्योंकि कभी वो ऐसी वाणी सुनेगा नहीं। वहाँ पर जो है अपने पिताजी को तू तड़ाक में भाषा बोल देते हैं, यहाँ पर अब तू नहीं, जो बड़ा है उसको आप बोलेंगे, जो छोटा है उसको जो है तुम बोल सकते हैं। तू भी नहीं बोलेंगे, तू बोल देंगे तो भी बुरा मान जाएगा, छोटा वाला भी। ठीक, चले। तो पश्चिमी हिंदी में कर्कशता अधिक होती है, जबकि पूर्वी हिंदी माधुर्य से युक्त होती है। अर्थात पश्चिमी हिंदी की तान में आरोह होता है, जबकि पूर्वी हिंदी की तान में अवरोह होता है। ओके, पश्चिमी हिंदी की तान में आरोह होता है, जबकि पूर्वी हिंदी की तान में अवरोह होता है। ये बात लिख दीजिएगा। दूसरा अंतर आप क्या लिखेंगे कि पश्चिमी हिंदी में अ का उच्चारण सामान्य तरीके से होता है, जबकि पूर्वी हिंदी में अ का लगभग उच्चारण जो होता है ओ की तरह होता है। ओके, तीसरी अंतर आप बता सकते हैं। तीसरा अंतर क्या है, पश्चिमी हिंदी में ए और सरल स्वर होते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी में ये संयुक्त स्वर के रूप में आते हैं। ठीक है, जबकि यह वह यहाँ वहाँ, चौथा अंतर है कि यह वह यहाँ वहाँ, या में वा में के स्थान पर पूर्वी हिंदी में ई उ यहाँ वहाँ, ए माँ ओ माँ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे जो है पूर्वी हिंदी में कैसे बोलते हैं, पूर्वी हिंदी में जैसे पश्चिमी हिंदी में बोलेंगे, पश्चिमी हिंदी में कि ये है, ये क्या है, वो क्या है। अब हम लोग को बोलना हुआ मतलब पूर्वी हिंदी वालों को तो कैसे बोलेंगे, ई का होए हो, ऊ का होए, वह का ऊ बोलेंगे हम लोग। यहाँ को क्या बोलेंगे, यहाँ, और वहाँ को क्या बोलेंगे, वहाँ वहाँ। और जो है या को क्या बोलेंगे भाई, या में कोई से कि वहाँ बोलेंगे या में, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यमहा का है, वो महा का है, यमा वमा, ये सब। जैसे कि यमहा का रखा है, पढ़ावे में का रखा है। ठीक, यमहा का रखा है, पढ़ावे में कुछ नहीं रखा है, तो वहाँ पे बोलेंगे या में क्या रखा है, अभी या में क्या रखा है, पढ़ाने में क्या रखा है, ऐसे। तो अब हम लोग क्या बोले, पढ़ावे में क्या रखा है। ठीक, ये चीज़ है। तो ये सब अंतर होता है। पश्चिमी हिंदी में महाप्राण ध्वनियों की जो है महाप्राणता दब जाती है, जैसे कि श्री, मतलब कि जो है हो गया आपका नहीं, और उसके बाद मतलब भी, नहीं, भूख, धंधा, इन सब के स्थान पर पश्चिमी हिंदी में बी, नहीं, भूख, भूख, धंधा, मतलब कि वहाँ पर जैसे कि जो पश्चिमी हिंदी होती है उसमें महाप्राण ध्वनियों की महाप्राणता दब जाती है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं भी, वहाँ पर क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, अबे, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं हमको यहाँ पर बोलना हुआ क्या, हमको मान लेते बोलना हुआ यहाँ पर भूख, तो हम बोलेंगे भूख, खा बोलेंगे सीधे, लेकिन वहाँ पर खा के स्थान पर का बोलेंगे। ठीक है, खा के स्थान पर क्या बोलेंगे, का, भूख बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ होती है। धंधा, धा के स्थान पर दा ही बोल देंगे, धंधा। धंधा कैसा चल रहा है, धंधा, और हम बोलेंगे धंधा कैसा चल रहा है। ठीक, ये चीज़। तो ये सब अंतर होते हैं। क्रिया की रचना में भी दोनों भाषाओं में पर्याप्त अंतर है। पूर्वी जो है हिंदी में संज्ञा के दीर्घ और दीर्घतर रूप भी बनते हैं। पश्चिमी हिंदी में घोड़ा, पूर्वी घोड़ी, मतलब पूर्वी हिंदी में घोड़ या फिर घोड़ा या घोड़वा के अतिरिक्त दीर्घ रूप में घोड़वा हम बोलते हैं। दीर्घतर में हम लोग घोड़वना बोलते हैं, घोड़ौना। ठीक है, लड़का, लड़कौना। ठीक, इस तरीके से कई चीज़ें हैं, यहाँ पर तमाम सारे अंतर हैं। हमने कुछ अंतर बता दिया आपको, यहाँ पर इतना अंतर, जो अंतर मैं समझाऊंगा सेटिस्फाई, मैं खास करके अंतर को लेकर के वीडियो भी बना दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि हिंदी में किन विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं भाई,
तो कई भाषाओं के जो है शब्द प्रयोग होते हैं। अब उसमें कौन कौन से भाषा के शब्द हैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हिंदी में किन किन विदेशी भाषा, जैसे कि ईरानी भाषा हो गई, पाश्तो हो गई, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी हो गई और आपकी यूनानी, इटालियन, इन सभी भाषाओं का प्रयोग जो है किया जाता है। ईरानी भाषा के शब्द की बात की जाए तो ईरानी भाषा में जैसे कि छत्रप शब्द ईरानी भाषा का है, मिहिर शब्द, गज शब्द सब कहाँ के, ईरानी भाषा के हैं। पाश्तो भाषा के कई शब्द हिंदी में हैं, जैसे कि पठान, मटर गश्ती, बकलोल, गुंडा, टसमस, जमाल घोटा, अखरोट, पटाखा, लुच्चा, नगाड़ा, ये सब कहाँ के हैं, ये सब पाश्तो भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द सुनिएगा, बहादुर, कैची, गलीचा, दरोगा, बाबरची, चम्मच, बीबी, चेचक, कुर्ता, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं जैसे कि अदालत हो गया, कलम हो गया, फैसला हो गया, तहसील, तूफान, लगान, दवाखाना, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द हैं जैसे कि पशु, पक्षी, कचहरी, युद्ध, व्यापार हो गया, समय हो गया, आपका त्योहार हो गया, किसमिस हो गया, शराब हो गया, आपका शराब भी फारसी का ही है, चादर हो गया, दिमाग, ये सब कहाँ के, फारसी भाषा के शब्द में। चीनी भाषा के शब्द में आप देखेंगे सिंदूर, चीनी भाषा का शब्द है, लीची, चीनी, बांस, जिसको बांस को कीचक कहा जाता है, ये सब कहाँ के भाई, ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा के शब्द जैसे कि रिक्शा हो गया, आपका जूडो हो गया, ठीक, ये सब जापानी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द जैसे कि अलमारी, अचार, कमीज, गमला, कमरा, गोभी, तम्बाकू, तौलिया, बाल्टी, पिस्तौल, फीता, बिस्कुट, बिस्कुट भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मेज, बटन, ये सब कहाँ के, पुर्तगाली भाषा का है। फ्रांसीसी भाषा के शब्द जैसे कि इंजन हो गया, आपका कर्फ्यू हो गया, पेंसिल हो गया, मास्टर हो गया, मेम हो गया, टेबल हो गया, ये सब फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि गवर्नर, मजिस्ट्रेट, पोस्ट मास्टर, बाई बटालियन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन, डॉक्टर, ग्लास, कैमरा, फोटोग्राफर, कई शब्द जो हैं ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा के भी कई शब्द अपने यहाँ पर, दाम हो गया, एकेडमी हो गया, एटलस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, सब यूनानी भाषा के शब्द हैं। इटालियन भाषा के मलेरिया, गटन, बालकनी, स्टूडियो, स्केच, ये सब इटालियन भाषा के शब्द हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देवनागरी लिपि की 5 विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है, देवनागरी लिपि की 5 विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया है, तो देवनागरी लिपि की 5 विशेषताओं को लिखिए भाई फटाफट से। पहली विशेषता है कि देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि होती है, इसमें वर्णात्मक लिपियों की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। दूसरी बात यह है इसकी विशेषता कि ध्वनियों का क्रम इसमें कैसा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक हिसाब से कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इन सभी के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से सेट करने का प्रयास किया गया, वैज्ञानिक पूरा का पूरा है। तीसरी बात क्या है भाई, अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि का है एक, तो का एक प्रकार से क्या है, अल्प प्राण है, और खा आपका क्या है, महाप्राण है। आप देखेंगे गा जो है ये अल्प प्राण है, और घा जो है क्या भाई, क्या महाप्राण है। तो का जो है का, खा, गा, घा, अंग, तो ये जो है का और गा और अंग, ये मतलब पहला, तीसरा और जो पांचवा, ये कौन से होते हैं, अल्प प्राण, बाकी दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं आपके। तो महाप्राण का और इसका सबका अलग अलग स्थान दिया गया है। चौथा आप बता सकते हो कि केवल उच्चरित ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। पांचवी बात की विशेषता क्या है कि एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह इसमें है, ऐसा नहीं कि एक उच्चारण के लिए 2-3 लिपि चिन्ह हो। तो ये अंग्रेजी में आप देखेंगे एक ध्वनि के लिए अनेक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जबकि हिंदी में मतलब देवनागरी लिपि में हमारे ऐसा नहीं है। ओके, जैसे कि मान लेते हैं हमारे में का, तो के से ही मतलब कि का जो है का से ही बनता है, का से कबूतर, मतलब कि ऐसा नहीं, वहाँ पर के मतलब का के लिए कहीं पर सी का प्रयोग करते हैं, कहीं पर के का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर कहीं जो है जा के लिए जड का प्रयोग करते हैं, तो कहीं पर जे का प्रयोग, तो कहीं पर जी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब कि अलग अलग स्थानों पर होता है, इसीलिए उसमें भ्रमित हो जाना पड़ता है। ठीक, तो ये बात हो गई देवनागरी लिपि की 5 विशेषताएं। मान लेते आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर दूसरा आप कर सकते थे। प्रश्न है आपका, लिखा है कि 4 व्यंग लेखक मतलब 4 व्यंग लेखकों के नाम बताइए। 4 व्यंग लेखकों के नाम, मतलब व्यंग लेखक जो है उनके नाम आपको बताना है यहाँ पर, कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि व्यंग लेखन करते हों उनके नाम आपको बताना है। ओके, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका कि 4 व्यंग लेखकों के नाम बताइए। व्यंग लेखक माने होता है जैसे कि जो है व्यंग लेखन वैसे आधुनिक युग से प्रारंभ होता है,
उसमें व्यंग लेखनों में 4 व्यंग लेखकों के नाम तथा उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। पहला नाम लिख लीजिएगा प्रभाकर माचवे का। खरगोश के सींग इनकी रचना बड़ी फेमस है, ये बड़ी व्यंग एक प्रकार से बड़ी व्यंग्यात्मक रचना है खरगोश के सींग। दूसरी रचना है आपकी जो है दूसरे व्यक्ति हैं आपके नामवर सिंह, ये भी एक व्यंग लेखक हैं। इन्होंने जो है बकलम खुद इनकी एक व्यंग रचना है नामवर सिंह की। तीसरे व्यक्ति हैं आपके जो है रामेश्वर नाथ तिवारी। रामेश्वर नाथ तिवारी की रचना है आपकी खजूर के पेड़, ये भी व्यंग लेखन है। और चौथा आप लिख सकते हैं नाम व्यंग लेखन में त्रिभुवन चतुर्वेदी जी का। त्रिभुवन चतुर्वेदी जी की रचना है क्षमा कीजिए, ये भी एक प्रकार से व्यंग लेख है। तो ये एक प्रकार से हमने आपको बता दें 4 व्यंग लेखों के नाम, उनकी रचनाएं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर देखेंगे, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो प्रयोगवाद क्या है, प्रवृत्तिवाद क्या है, मतलब कि प्रगतिवाद क्या है। तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति आपको बता दें। पहले प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति लिखिएगा। पहली प्रवृत्ति ये प्रगतिवाद की कि पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध इसमें किया गया है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध किया गया है प्रगतिवाद में। दूसरी विशेषता इसकी यह है प्रगतिवाद की यथार्थवादी दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया गया है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि बौद्धिकता की प्रधानता है प्रगतिवाद में। चौथी विशेषता इसकी यह है कि अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण जो है कवियों ने यहाँ पर अपनाया है। पांचवी विशेषता इसकी है प्रगतिवाद की कि धर्म और ईश्वर का विरोध इसमें किया गया है। खूब धड़ल्ले के साथ धर्म और ईश्वर का विरोध जो है प्रगतिवाद में किया गया है। और छठवीं विशेषता इसकी ये है कि प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि जो है रखी गई है। ओके। सातवीं विशेषता आप प्रगतिवाद की लिख सकते हैं, नारी के प्रति नूतन दृष्टि अपनाई गई है, नई दृष्टि। ओके, नूतन माने नई दृष्टि। आठवीं बात इसमें यह है, आठवीं विशेषता लिख सकते हो आपकी परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना भी यहाँ पर की गई है। और नवीं विशेषता जो है प्रगतिवाद की ये है कि जो है इसमें उद्देश्यपूर्ण लेखन किया जाता था। किसी रचना को अगर लिखा गया है तो उसका उद्देश्य निर्धारित करके लिखा जाता था। तो ये 9 विशेषताएं आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। और अगली जो व्यक्ति मतलब कि अगला जो है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या लिखेंगे भाई, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति लिख लीजिएगा आप लोग। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति जैसे कि पहले ही प्रवृत्ति इसमें है कि बौद्धिकता प्रधान काव्य यहाँ पर लिखे जाते थे। कैसे बौद्धिकता की प्रधानता आप प्रगतिवाद में भी देखेंगे और प्रयोगवाद में भी देखेंगे। दूसरी बात क्या है कि विद्रोह का स्वर जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, किसमें, विद्रोह का स्वर आपको प्रयोगवाद में दिखाई पड़ता है खूब ज़्यादा। तीसरी बात यह है कि जो है यहाँ पर लघुता की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है। चौथी विशेषता है कि यथार्थ के प्रति आग्रह भी किया गया इसमें। पांचवी विशेषता है कि प्रेम का विकृत चित्रण यहाँ पर किया गया है। और छठवीं विशेषता इसकी ये है कि वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति यहाँ पर अपनाई गई है। और सातवीं विशेषता इसकी आप लिख सकते हैं दुख के प्रति अनुराग यहाँ पर व्यक्त किया गया है कवियों के द्वारा। आठवीं बात यह है कि इसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, मनोविश्लेषणवाद पर ये जो है प्रयोगवाद जो है आधारित है। नवीं बात क्या है कि सामाजिकता का अस्वीकार इसमें करा गया है। और 10वीं विशेषता इसकी ये है कि शिल्पगत वैशिष्ट यहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा। ओके, ये विशेषताएं थी जो हमने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपके समक्ष आर करके दिया है, आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। आदिकाल की रचनाएं जैसे कि बड़ी फेमस रचनाएं आपको पता होगी। तो एक तो जो है आदिकाल में खास करके 2 रूपों में हमको रचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो भाई प्रबंध काव्य के रूप में और एक वीर गीतों के रूप में। ठीक है, तो अब आइए बात कर लेते हैं बड़ी फेमस रचनाओं के बारे में। देखिए पहली रचना जो है आदिकाल की प्रमुख कवि के नाम, तो पहले आपके कौन भाई, आप नाम लिख सकते हैं नल सिंह लिखिएगा। नल सिंह की रचना है विजय पाल लासो। नल सिंह की रचना कौन सी भाई, विजय पाल लासो। नल सिंह विजय पाल लासो, क्या, नल सिंह विजय पाल लासो प्रबंध काव्य। नल सिंह विजय पाल लासो कैसा काव्य, प्रबंध काव्य। दूसरी रचना आप लिखिएगा भाई, दूसरे व्यक्ति हैं सारंगधर। सारंगधर जो है आदिकाल के ही कवि हैं, इनकी रचना है हमीर रासो। सारंगधर हमीर रासो प्रबंध काव्य है, ये भी सारंगधर हमीर रासो है प्रबंध काव्य। ओके। तीसरे व्यक्ति हैं दलपत विजय। दलपत विजय की रचना है कौन सी, खुम्मान रासो। दलपत विजय खुम्मान रासो। दलपत विजय की रचना कौन सी, मतलब कि दलपत विजय की रचना कौन सी, आदिकाल की फेमस रचना खुम्मान रासो। रासो साहित्य में प्रबंध काव्य भी है। अगले व्यक्ति हैं आपके चौथे, वो उनका नाम है चंद बरदाई। चंद बरदाई की रचना कौन सी, पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना चंद बरदाई की, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो के। पांचवें व्यक्ति हैं आपके जगनिक। जगनिक की कौन सी रचना है, परमाल लासो। जगनिक की कौन सी रचना भाई, जगनिक की रचना है आपकी परमाल लासो। परमाल लासो किसकी रचना है, जगनिक की रचना है। और ये आलखंड वीरगीत है, क्या, आलखंड वीरगीत काव्य है। ओके, कौन, परमाल लासो। और छठवें व्यक्ति आपके केदार भट्ट। केदार भट्ट की रचना कौन सी है, जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, केदार भट्ट की रचना है, वीर काव्य है ये। ओके। और सातवें कवि कौन से हैं आपके, नरपति नाल है। नरपति नाल की रचना है, बड़ी फेमस रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो एक वीर काव्य है।
और आठवें आपके कवि हैं आपके जो है मधुकर। मधुकर की रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। ये भी एक वीर का मतलब वीर गीत काव्य है। और नौवें व्यक्ति आप लिख सकते हो विद्यापति। विद्यापति की रचना कौन सी? कीर्ति पताका। और 10वें व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? पहेलियाँ इनकी हैं। तो ये एक प्रकार से ये सब आदिकाल के कवि हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर, तुलसी समन्वयवादी कवि हैं, 100 उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तुलसीदास बिल्कुल समन्वयवादी कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुलसीदास जी के बारे में अगर ये प्रश्न पूछा गया तो बड़ा फेमस प्रश्न है। तो तुलसीदास जी समन्वय के कवि हैं। चूँकि अगर आप देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में तो इनकी समन्वय को स्थापित करते हुए इनकी फेमस पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की कि घर कीन्हे घर जात हैं, घर छोड़े घर जाएँ, और तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेमपुर छाएँ। ओके, और इन्होंने क्या लिखा और आगे हठवादियों पर जो है इनका जो है विचार हठवादियों पर जो है पड़ा। और वो कौन सी लिखी इनकी कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। कि जो व्यक्ति जो है शिव भगवान को का द्रोही होता है वह भी मेरा जो है एक प्रकार से दास जो है नहीं हो सकता है। वो सपने में भी जो है मुझको नहीं अच्छा लगता। जो शंकर भगवान से रुष्ट मतलब हो जाता है या शंकर भगवान की पूजा नहीं करता, वो मेरे लिए भी एक प्रकार से मेरे भक्ति के काबिल नहीं है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खदान माता, जयत जगत जनिन दामिद दुतिगाता। ये सब रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति के सगुण उपासक शाखा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान राम को अपना आराध्य बनाया इन्होंने, और उनकी लीलाओं का जो है गान किया। और जिस समय तुलसीदास जी पैदा हुए उस समय समाज में विषमता का वातावरण फैला हुआ था। समाज में अलग अलग प्रकार के भेदभाव फैले हुए थे। ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र, सगुण निर्गुण, शैशव वैष्णव, और राजा प्रजा, ज्ञान भक्ति, भाषा शैली संबंधी विषमता, चातुर्दिक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से विषमताएं दिखाई पड़ती थी। उन सभी को जो है समाज एक प्रकार से असंतुलित था। उन्हीं समाज को तुलसी ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया उस पर, और अपने समय में जो है पर्याप्त समस्त विषमताओं वैमनस्यों में समन्वय स्थापित किया। तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेतना विद्यमान है। उन्होंने अपनी समन्वयवादी चेतना के द्वारा समाज को विघटित एवं विखंडित होने से खूब बचाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तुलसी समन्वय के कवि हैं। ओके, आप आसानी से बदल सकते हैं। आगे देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए भाई सभी लोग, प्रश्न है आपका कि रचनात्मक भाषा की समान प्रवृत्तियां बताइए। रचनात्मक भाषा आप समझते हैं, रचनात्मक भाषा वह भाषा होती है जिसमें क्या होता है भाई, रचनात्मक भाषा वह भाषा होती है आपकी जो कि कैसी भाषा होती है, रचनात्मक भाषा। रचनात्मक भाषा के लिए सृजनात्मकता मतलब कि सृजनात्मक या फिर सृजनात्मक भाषा शब्द भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है क्रिएटिव लैंग्वेज। तो क्रिएटिव लैंग्वेज जो शब्द है प्रचलित है। चिंतक, लेखक, कवि अपने भाव विचार या चिंतन को रूपायित करने के लिए भाषा के जिस रूप को अपनाते हैं उसी को हम क्रिएटिव अर्थात रचनात्मक भाषा कहते हैं। ओके, अर्थात जिस भाषा रूप को रचना का माध्यम स्वीकार कर लिया जाता है उसे ही रचनात्मक भाषा कहते हैं। जिस भी भाषा में साहित्य लिखे जाते हों, कवि जिस भाषा को अपनाता है वही भाषा रचनात्मक भाषा होती है, या लेखक जो अपनाता है वही भाषा होती है क्रिएटिव भाषा। ओके, समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, देखेंगे यहाँ पर आप दीर्घ टाइप के प्रश्न आ चुके हैं खंड सा से, और केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्या है भाई कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो हमने पश्चिमी बोलियों के बारे में आपको बता दिया है। अब इसके बारे में विस्तार से हम किसी दिन चर्चा कर लेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोलियों को विस्तार से हम बता देंगे। अगला प्रश्न है छायावादी कविता की समान प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हमने प्रवृत्तियों के बारे में बताया, छायावादी की प्रवृत्तियों के बारे में हमने बताया। तो अब उन प्रवृत्तियों को विस्तार से समझा दूंगा किसी दिन, आपको परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की प्रमाणिकता सिद्ध कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आएगा आएगा आएगा, एकदम से तय है, बिल्कुल मान लीजिए आएगा। तो इसको कहने की कोई बात नहीं कि आएगा, 3 तिरपाचा खाने की कोई बात नहीं। ये प्रश्न जो है बता दूं आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कोई ऐसा पेपर नहीं बचा जो लिखित होता है और इसमें प्रश्न ना पूछा जाए। अब तक तो हर बार पूछा गया और यही आशा है कि पूछा जाएगा।
अगला प्रश्न है खड़ी बोली के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। और अगला प्रश्न है नई कविता की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नई कविता की विशेषताओं को हम बता देंगे किसी दिन। तो हमने सभी विशेषताओं को, लगभग सभी कविताओं की विशेषताओं को हमने प्रवृत्तियों को बता दिया है। नई कविता की प्रवृत्ति को नहीं बताया तो सुन लीजिए, 1 मिनट में थोड़ा सा बता दूं आपको। पहली विशेषता नई कविता की ये है कि लघु मानव की प्रतिष्ठा यहाँ पर स्थापित की गई है। दूसरी बात, इसमें व्यक्तिकता पर जोर दिया गया है, मतलब व्यक्ति अपने ऊपर। और तीसरी बात यह है कि मतलब यथार्थोन्मुखता है, जो चीज़ें सत्य हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। चौथी बात यह है कि आस्थावादिता, यहाँ पर जो व्यक्ति आस्था से, जिसके आस्था में उसी में जो है लिखते थे, आस्थावादी थे। पांचवी बात यह है कि नारी का स्वस्थ रूपांकन किया गया है। छठवीं बात यह है कि राजनीतिक संलग्नता इसमें दिखाई पड़ती है, कवि जो है राजनीति में संलग्न रहते हैं। सातवीं बात यह है कि आध्यात्मिकता का परिहास किया गया यहाँ पर। आठवीं बात यह है कि अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। और नवीं बात यह है कि शैली में प्रवाहमयता एवं लयात्मकता दिखाई पड़ती है नई कविता में। और 10वीं बात यह है कि अभिव्यक्ति शक्ति में विविधता इसमें दिखाई देती है। और 11वीं विशेषता इसकी है कि नूतन अप्रस्तुत विधान है, नए नए जो है अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया गया है। 12वीं विशेषता आप लिख सकते हो जो है छंदबद्ध मुक्तता इसमें दिखाई पड़ती है। 13वीं रचना बता सकते हो गद्यात्मकता इसमें जो है अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो इतना चीज़ हमने आपको बता दिया। अब आपसे कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम से पूछे तो आप आसानी से बता देंगे, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से छूटेगा नहीं। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम बता दें आपको कि अभी सोशियोलॉजी का जो पेपर हो, मतलब कि अभी ये क्लास आपकी जो है होगी कब, जो है ये क्लास अभी आपकी जो है चल रही होगी, जो है आपकी क्लास ये चल रही होगी, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक, बड़ी फेमस जो है क्लास, मतलब अच्छी क्लास है, आप लोग देखिएगा। द्वितीय वर्ष पेपर 1 सोशियोलॉजी किस भारतीय समाज और देश में से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारी ये 5 प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये लघुत्तरीय के इतने प्रश्न थे, हमने इनके भी उत्तर आपको बताए। और जो है ये भी हमने जो है अति लघुत्तरीय के उत्तर भी बता दिए। 10 अति लघुत्तरीय को इनमें से तैयार कर लीजिए, जो हमने बताया 10 को। और 10 लघुत्तरीय को तैयार कर लीजिएगा। और बाकी 5 जो है दीर्घोत्तरीय के, आपका काम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इन प्रश्नों को आपको पढ़ना नहीं है। और पढ़ना नहीं तो करना क्या है, आपको लगातार जो है इन प्रश्नों को क्या करना है, पढ़ना है, याद नहीं करना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं कि लाइक शेयर करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।